हमको वो इनइक्वालिटीज दूर करनी है और इस तरीके से दूर करनी है कि लोगों के बीच में वैमनस्य ना हो। हम भी उसको एक्सेप्ट कर ले, वो भी हमको एक्सेप्ट कर ले। हर जरूरतमंद को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसको हेल्प करना चाहिए और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी जरूरतमंद है उसको जरूरतमंद को फिर आप जातियों से हटा करके देखें और उसकी सिर्फ जरूरत को देखें। जो भी गरीब है, डाउन ट्रॉडन है, पीछे पड़ गया है, उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाने की जरूरत है, तभी समाज में समरसता आ सकेगी। व्यक्ति की तो आयु बहुत कम होती है, आप बहुत ज्यादा जाएंगे तो 90 साल जाएंगे, 95 साल जाएंगे, ऐसे ही होगा। और उसमें भी आपकी एक्टिव लाइफ जो होगी वो 20-25 साल की ही एक्टिव लाइफ होगी। उसके बाद शुरू का स्ट्रगल होगा और बाद का बुढ़ापा होगा। तो 20-25 साल ही आपकी 30 साल रखिए कि आपकी एक्टिव लाइफ होगी। उस 30 साल की एक्टिव लाइफ में आप क्या कुछ कर पाते हैं? अब सवाल ये है कि आप कितना जिंदा रहते हैं, कितनी लंबी आयु पाते हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उस छोटी सी आयु में आप क्या कुछ कर जाते हैं समाज के लिए, बहुत मैटर करता है। नमस्ते, भक्स.com भक्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर अमृत काल की बात करते हैं जैसे ये कोई मंजिल है, जैसे ये कोई गंतव्य है जहां हम अपने आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन संयोग से नहीं बल्कि इंटेंशन से, डिज़ाइन से बनती है। आज हमारे साथ है डॉक्टर मिहिर भोले और आज हम उनकी पुस्तक डिज़ाइन थिंकिंग फॉर रीसर्जेंट भारत पर चर्चा करेंगे, जो भारत को केवल एक मार्केट नहीं, जो समाज दुनिया समझती है कि भारत एक ग्लोबल मार्केट है, वो इसे एक कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशनल सिस्टम समझते हैं। तो डॉक्टर मिहिर भोले, बहुत बहुत स्वागत है आपका भक्स चैनल पे। नमस्कार हिमांशु जी, और बहुत खुशी है आज आपके साथ इस किताब पे चर्चा करने का मौका मिल रहा है। सर, आपकी किताब जब हम सबसे पहले उठाते हैं, जब मैंने ये किताब देखी जी, तो मुझे सबसे पहले जो इसका अट्रैक्शन था वो इसका डिज़ाइन था। इस किताब का डिज़ाइन जो है बहुत ही शांत है, बहुत संतुलित है। इसमें सेंट्रल विस्टा का लोगो है और एक डार्क लाइट ब्लू कलर का एक ग्रेडियंट है। तो सबसे जी, पहले तो हम इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बारे में जानना चाहेंगे कि इस किताब का जो ये डिज़ाइन है, ये कहाँ से आया, इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, क्या थिंकिंग थी, और ये सेंट्रल विस्टा का लोगो जो आया है इस पुस्तक में, जी। ये इसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था, ये हम जानना चाहेंगे सर। ये आपने तो बहुत डिज़ाइन पे किताब है और आपने डिज़ाइन से ही इसकी शुरुआत कर दी, तो चलिए मुझे भी बड़ा आनंद आएगा इसके बारे में कुछ बताने में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका की जो किताब का जो कवर डिज़ाइन है वो मेधा प्रिया ने किया है। वो खुद एक बहुत अच्छी इंटरैक्शन डिज़ाइनर हैं, एनआईडी की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। और जब हम इस किताब के कवर की बात कर रहे थे तो हमारे पब्लिशर ने भी कुछ ऑप्शंस भेजे थे और फिर हम और भी ऑप्शंस तलाश रहे थे, तो हमने मेधा से बात की। और अब सवाल ये था कि भारत के रिसर्जेंस को हमको दिखाना था, और इस किताब की जो थीम है कि रिसर्जेंट भारत, वो कैसे रिसर्जेंस जो हो रहा है, रिसर्जेंस हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो उसके बहुत सारे आइकन्स थे। और कई एक क्षेत्र में रिसर्जेंस है ऐसी कोई बात नहीं है। साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, डिज़ाइन में है, इनोवेशन में है। अभी तो देखिए कि स्टार्टअप का भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया है। तो हमने सोचा कि अब किसी एक चीज़ को उसमें से निकाल के बाहर लाना बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए। तो एक चैलेंज भी था, और डिज़ाइन तो चैलेंज को ही पकड़ता है और टेकअप करता है और उसका जवाब देता है। तो हमने सोचा कि अभी एक कोई ऐसी आइकॉनिक चीज़ निकाली जाए जिसको कि हम कवर पे डालें तो उससे भारत भी उसमें रिफ्लेक्ट करे, और भारत के रिफ्लेक्शन के साथ साथ एक जो नया जो इमर्जिंग भारत है हमारे रिसर्जेंट, उसका भी एक कोई आइकन हो सके। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस किताब में दो चीज़ें आपको दिखेंगी। एक तो हमारा ये जो नया वाला पार्लियामेंट है उसकी बिल्डिंग। अब ये बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, ये डिज़ाइन, पूरा आर्किटेक्चर इसका, जो इंडियन ट्रेडिशन में हमारे फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये बहुत लंबा विषय है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। और दूसरी चीज़ उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एक उगते हुए सूर्य का
एक प्रतीक है, और ये साथ साथ हमारे चक्र का भी है, अशोक चक्र का भी। तो ये एक एक फील देता है हमको एज इफ दैट इंडिया इज रिसर्जिंग, इट इज कमिंग अप। तो इस किस्म से उसको हमने सेलेक्ट किया, वरना बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसको उतना सारा रख पाना शायद कवर पे जस्टिफिकेशन नहीं होता किताब के साथ। और दूसरी बात ये थी कि कलर का जहाँ तक सवाल आपने प्रश्न किया, तो एक चूंकि अब डिज़ाइन तो एक विजुअल लैंग्वेज है, और विजुअल लैंग्वेज में कलर, फॉर्म, कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो जब हम इसकी पूरी डिज़ाइन कर रहे थे तो उसमें लगा कि शायद ब्लू कलर पे ये इसका काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट आएगा, और लोगों ने इसको बहुत सराहा। तो कुल मिला के यही कहानी है इसके पीछे। बिल्कुल, वही देख के लगता है कि जब आप एक डिज़ाइन थिंकिंग के एक्सपर्ट हैं, तो ऑब्वियसली किताब का जो कवर डिज़ाइन हुआ होगा उस पे भी बहुत थॉट प्रोसेस चला होगा। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा, समझ में आया कि आपने एक ही लोगो को, जो हमारा अशोक चक्र है, उसे आप सूर्य की तरह भी आपने उसको रिप्रेजेंट किया है, और वही अशोक चक्र भी है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक भारत का एक नया सूर्योदय हो रहा है। और ये एक और चीज इसके साथ में कहना चाहूंगा कि ये जब चक्र की बात हम करते हैं तो अब मेटाफोरिकली अगर आप देखेंगे तो दिस आल्सो डिपिक्ट्स कंटिन्यूटी एंड चेंज। बिल्कुल। तो ये जो भारत की जो हमारी अपनी एक सोच है, जो दार्शनिक सोच है, उसके हिसाब से जो, तो हम चेंज तो है, बिकॉज बिना चेंज के सोसाइटी का डेवलपमेंट, एवोल्यूशन संभव नहीं होता है। लेकिन चेंज के साथ साथ एक कंटिन्यूटी भी है, बिकॉज वी आर ए सिविलाइजेशनल नेशन। बिल्कुल। और ये हम कोई मामूली देश नहीं है, हम एक ऐसा देश है जिसका एक सिविलाइजेशनल बैकड्रॉप है। जी। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे सिविलाइजेशन से ही निकले हैं, और उसको हमने रीपर्पस किया है, रीपोजिशन किया है इन द कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट, सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश दैट इंडिया इज रिसर्जिंग। तो ये रिसर्जेंस, बिल्कुल सही बात आपने कही कि भारत और वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर एक बहुत बड़ा फर्क है, अंतर है, तो वो ये दिखाई देता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में समय को लीनियर माना जाता है, हम समय को चक्र मानते हैं कि समय साइक्लिक मानते हैं उसको। जी हाँ, तो ये एक साइकिल है जो उठती है, बैठती है, आता है समय, अच्छा समय आता है, जाता है। तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है सर। बहुत धन्यवाद। तो इट इज इंटरेस्टिंग दैट इवन द कवर सीम्स टू सजेस्ट ऑर्डर फ्रॉम डीप इम्पैक्ट। तो मुझे लगता है कि इट रियली मीन्स, जैसे आपने कहा कि सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट है, तो ये इसका कवर डिजाइन ही बताता है कि एक सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सर, आपकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। इसमें आजकल जैसे डिजाइन थिंकिंग है, इसमें कॉर्पोरेट, आज के समय में क्या है, इसको एक कॉर्पोरेट टूल या सुंदरता दिखाने का जो है एक टूल बना लिया गया है कि डिजाइन जो है वो जिससे चीजें सुंदर लगे। लेकिन आपकी पुस्तक में आपने सबसे पहले ही शिल्प की बात की है कि, और शिल्प हमारे भारतीय कला में जो है, हमारे भारतीय परंपरा में कला, तकनीक और उद्देश्य ये सब एक साथ आते हैं। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आज के समय में जो ब्यूटिफिकेशन पर ध्यान देना है, ये डिजाइन का सबसे बड़ा फ्लॉ या कमी है? देखिए, मैं इसको थोड़ा, आपकी बात ठीक है, मैं उसको थोड़ा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसको एक कॉन्टेक्चुअलाइज कर देता हूँ। डिजाइन को का जो पहला जो एक स्वरूप होता है वो एस्थेटिक होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब एस्थेटिक्स को हम कैसे देखते हैं, अगर हम फिलोसॉफिकली बात करने लगे तो इसके बहुत सारे डायमेंशन निकल जाएंगे। लेकिन एक आम हमारे जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए, कि अगर कोई चीज एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है तो वो एक आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है। दूसरी चीज उसके साथ ये होती है कि वो आपको इनवाइट करती है। ब्यूटी इनवाइट्स यू टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो आप उसको देखते हैं, आकर्षित होते हैं, और तब उसके साथ इंटरेक्शन आपका शुरू होता है। तो आई थिंक एस्थेटिक्स इज द फर्स्ट कॉल। तो किसी भी चीज के निर्माण के लिए जब आप कोई क्रिएशन कर रहे हैं तो उसमें एस्थेटिक की सेंसिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई do not exactly mean that aesthetic should only be confined to surface ornamentation. Aesthetic तो एक प्लेजर का सेंस देता है आपको। तो कई बार चीजें बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं भी हो सकती हैं, बहुत सिंपल भी हो सकती हैं, लेकिन बड़ी साफ सुथरी हो सकती हैं। वहां भी एक एस्थेटिक की फीलिंग आपके प्लेजर की आती है।
तो एस्थेटिक्स तो इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन के लिए, लेकिन डिज़ाइन का जो पर्पस है, जो आमतौर पे लोग ये गलती कर जाते हैं समझने में, और अभी तक शायद ये हम करते हैं आमतौर पे, कि हम समझते हैं कि ये फाइन आर्ट का एक्सटेंशन है जी। कि किसी चीज़ को सुंदर बना देना ही बस डिज़ाइन का उतना ही पर्पस है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एस्थेटिक्स उसका एक मेजर एलिमेंट है, लेकिन जो असल पर्पस ऑफ डिज़ाइन इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, a critical problem of society, of existence, of human life, अब तो आप उसको और साइंस में, टेक्नोलॉजी में, पब्लिक पॉलिसीज में, जहाँ भी आप किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम के साथ फेस टू फेस होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप अपने क्रिएटिव मेथड्स अप्लाई करते हैं, वो उसके पीछे जो पूरी थिंकिंग है वही डिज़ाइन थिंकिंग है, और वही डिज़ाइन का सोल है। जी। तो डिज़ाइन का सोल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जी, बिल्कुल। इसीलिए आई थिंक आपकी जो पुस्तक में जो सबसे पहले अध्याय में शुरुआत होती है, एक तो आपने बहुत सारे अच्छे जी। कोट्स आपने उसमें मेंशन किए हैं। फिर उसके बाद आपने इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को ही जी। सबसे पहले अपने चैप्टर में आपने फोकस किया है कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ही मेन पार्ट है डिज़ाइन जी। थिंकिंग का, डिज़ाइन प्रोसेस का। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं कि आज का भारत एक इमर्जिंग पावर है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो अभी भी अधिकतर जो है वो कॉलोनियल एरा के हिसाब से चल रहा है, पुराने ढांचे पे चल रहा है, चाहे वो गवर्नेंस हो, शिक्षा हो। तो ऐसे में डिज़ाइन थिंकिंग हमें इन पुरानी बेड़ियों से आज़ाद कराने में कैसे हेल्प करता है, या वो कौन से स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो, जैसे हम बात जो कर रहे हैं वो आपकी पुस्तक में रीसर्जेंट भारत की कर रहे हैं, तो जब रीसर्जेंट भारत की बात की जाती है, या जो आपका पुस्तक का अंतिम अध्याय है जो अमृतकाल की प्लानिंग के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें वो कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे पहले जिस पे डिज़ाइन थिंकिंग पर फोकस करने की आवश्यकता है? देखिए, ये तो दो चीज़ें, एक तो पहला जो आपने जो प्रश्न किया था इंटरडिसिप्लिनरी, तो पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में क्लैरिटी कर दूं कि डिज़ाइन एग्जिस्ट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेनी डिसिप्लिन्स। वो कोई एक सिर्फ साइंस या सिर्फ टेक्नोलॉजी या सिर्फ एस्थेटिक्स या सिर्फ आप समझिए आईटी या जो इमर्जिंग हमारे एरियाज हैं उसकी बात नहीं है। जहाँ भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में, तो प्रॉब्लम्स अपने आप में उनकी जो नेचर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है आमतौर पे, और किसी एक मेथड से किसी प्रॉब्लम, आज के समय के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, पर्टिकुलरली आज के समाज के जो कि एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई है, उसके किसी भी प्रॉब्लम को आप किसी एक नज़रिए से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं एक एग्जाम्पल देके अगर आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए, जैसे आज के समय में हम बहुत बात करते हैं एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम की। दिल्ली में हम हैं, दिल्ली में शूट कर रहे हैं ये प्रोग्राम, और आपको भी जैसा मालूम होगा कि हमारे शहर के जो 2 महीने कम से कम जो होते हैं, ऐसे होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट के इश्यूज पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है, और फॉग और स्मॉग, और उसके बाद सरकार तरह तरह के नियम लागू करती है, सवारियों को सड़क पे चलने से रोका जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद किया जाता है, बहुत सारी चीजें उसके साथ होती हैं। लेकिन अगर हम इसके कारण को जानने की कोशिश करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स एक्चुअली लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, जो कि आज से 30 साल 40 साल पहले की दिल्ली में ये प्रॉब्लम नहीं थी, एनसीआर में हम नहीं देखते थे। कुहासा तब भी हुआ करता था, और मैं तब भी आया करता था, बहुत रेगुलर आता जाता हूं, लेकिन तब मैं नहीं देखता था, अब ज्यादा देखता हूं। तो लोगों ने बात जो उसके पड़ताल जब की, तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे पंजाब में पराली जलाई जाती है, हरियाणा में जलाई जाती है, उत्तर प्रदेश में लोग आग लगाते हैं फसलों में, मतलब फसल के बाद जो उसका रेसिडुअल जो होता है उसमें, तो वो जो धुआं होता है उससे स्मोक होता है। लेकिन वो तो एक एस्पेक्ट था उसका। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि पॉपुलेशन भी आपकी बढ़ रही है। तीसरा एस्पेक्ट ये था कि डेमोग्राफिक एक बूम हुआ है इस एरिया में, तो सारी एक्टिविटी आपकी यहीं पे हो रही है। तो जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ेगी वहाँ पे पॉल्यूशन के बहुत सारे फैक्टर्स खड़े हो जाएंगे। तो अब अगर आप पॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो डिजाइन थिंकिंग जब आप अप्लाई करते हैं तो आप उन फैक्टर्स को, उन कॉजेज को जानने की कोशिश करते हैं कि कितने सारे कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज उसके साथ जुड़ी हैं और हम कहाँ से शुरू करें।
ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें, रिजॉल्व कर सकें, तो बहुत ही क्रिएटिव ढंग से आपको उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके क्रिएटिव ऑप्शंस निकालने, पहले तो आप उसकी गहराई में जाएं, फिर उसके फैक्टर्स को समझें, फिर उसको दूर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचें, और फिर उसके कुछ आप टेस्ट करके देखें कि आपके मेथड्स कितने सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिजाइन थिंकिंग आपको मदद करती है। दूसरी चीज एक और है उसके साथ कि हम कई बार सोचते हैं कि डिजाइन थिंकिंग का मतलब है कि जब हम कोई किसी प्रोडक्ट का को डिजाइन कर रहे हैं या किसी दूसरे सॉल्यूशन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं या ऐसे किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये डिजाइन थिंकिंग तो एक सिस्टमिक पर्सपेक्टिव है जिसमें प्रॉब्लम को आप एक बड़े नजरिए से देखते हैं और फिर उसको आप जानने की कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्रिएटिविटी की कितनी ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग की कितनी ज़रूरत है, सिस्टम्स थिंकिंग की कितनी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब इकट्ठी होती हैं तभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें सर दो बातें आती हैं। एक तो ये कि जैसे आपने ये दिल्ली के पॉल्यूशन की बात की, तो मेरे ख्याल से जो दिल्ली के लोग सुन रहे होंगे उनको आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया कि जो 2 महीने बीतते हैं वो बहुत बुरे बीतते हैं। बहुत बुरे बीतते हैं। तो एज अ डिजाइन थिंकर आपने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा है, या मतलब अगर इस प्रॉब्लम को डॉक्टर मिहिर भोले को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो वो कैसे शुरुआत करेंगे या वो किन एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं मुख्य रूप से जो मेरा काम होता है एक पब्लिक पॉलिसी एंड डिज़ाइन के फील्ड में, जो कि एक सब्जेक्ट मैंने इंट्रोड्यूस भी किया, एनआईडी में पढ़ाया कई सालों तक, रिसर्च पेपर्स भी लिखे, वर्कशॉप्स भी किए, बहुत सारी चीज़ें की, और इस किताब में भी उसका जिक्र है कि पब्लिक पॉलिसी एंड डिज़ाइन के चैप्टर्स भी हैं उसके बारे में। तो मुझे ये लगता है कि एक कहीं पे एक पॉलिसी लेवल पे तो हमने गड़बड़ी की शुरुआती दौर में, और वो उसमें मैं चूंकि जब मैं अर्बन पॉलिसीज को ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा रहता है उसको एनालाइज करने में, अर्बन चैलेंजेस, और जब आप अर्बन चैलेंजेस की बात करते हैं तो अर्बन पॉलिसीज पे आपको आना ही पड़ता है। तो अगर आप एक तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि शायद हमको इतना विस्तृत शहर बसाने की जरूरत नहीं थी, हमको अर्बनाइजेशन के मॉडल के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस किस्म का सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पॉसिबल है भारत जैसे देश के लिए, जहां आबादी का घनत्व, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो हमारे शहर किस प्रकार के होने चाहिए। अब ये सारे मामले जो है, मसले जो हैं, ये पॉलिसी से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब दिल्ली अपने आप में एक शहर था, आज से कोई बहुत पुराना है, लेकिन आज से कोई 40-50 साल पहले अगर आप देखिए, 30-40 साल पहले, तो दिल्ली के जो अगल बगल के जो शहर थे वो छोटे छोटे शहर थे। जैसे गाजियाबाद है, तो वो एक छोटा सा शहर था। मुझे याद है मैं जब पटना से दिल्ली आया करता था तो गाजियाबाद एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। अब वो अपने आप में पूरा एक शहर है, भरा पूरा। उसी प्रकार से गुड़गांव, जब हम अहमदाबाद से दिल्ली आते थे तो एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था, और वो जाना इसलिए जाता था कि मारुति उद्योग की फैक्ट्री यहाँ पे हुआ करती थी, तो मुख्य रूप से उसके लिए जानते थे। इसी प्रकार से फरीदाबाद, इसी प्रकार से अब नोएडा भी आ गया, तो नोएडा ही नहीं आया, ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, सोनीपत हो गया, सोना, ये सारे। अब जब आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एक शहर को कितना फैलाना चाहिए जी, और कितना फैलाना उसके लिए एक सस्टेनेबल होगा, एक जिसको हम कहें कि सस्टेनेबल एक्सपेंशन कितना, किस हद तक होगा, तो इसके बारे में शायद हमने सोचा नहीं। तो हमने एक उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्ली एक पॉलिसी बना दी कि हम उसको एनसीआर कहने लगे, नेशनल कैपिटल रीजन। अब उसकी वजह से अगल बगल के जो हमारे गांव थे, जो ग्रीन फील्ड्स थे, जो कि खेती और खलिहानी की जगह थी, वो सिकुड़ गई, वो खत्म हो गई, और सब एकदम शहर फैलते 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 बहुत बड़ा हो गया। तो जब उस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी सवारियों की आवाजाही बढ़ेगी, उतना कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, और जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फिर सिंपल सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से बढ़ के बड़े बड़े सेटअप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगाने पड़ेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो मुझे लगता है कहीं पे पॉलिसी के लेवल पे सोचने की जरूरत है कि भारत को
एक्चुअली उसके लिए सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के मॉडल क्या होने चाहिए। अब मैं आई वेरी ऑफन गो टू यूरोप एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ज्यादातर यूरोपियन सिटीज को आप देखेंगे कि वो वॉकेबल सिटीज हैं। जी बिल्कुल। आप पैदल एक इलाके से दूसरे इलाके जा सकते हैं और बड़ा ऑर्गेनाइज रहता है। शहर वो बहुत बड़े बड़े बनाने में यकीन नहीं रखते, लेकिन जो रहता है वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग रहता है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं पे पॉलिसी के लेवल पे एक गड़बड़ी हुई है भारत में, और उस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हम शहरों को कितना बड़ा बनाएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे डिजाइन थिंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। पॉलिसी मेकर्स को डिजाइन थिंकिंग समझने की जरूरत है और उनको सेंसिटाइज किए जाने की जरूरत है। और साथ में जो अर्बन प्लानिंग से जो जुड़े लोग हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अर्बन प्लानिंग का काम करती हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। तो सबके मिले जुले प्रयास से ही संभव हो सकेगा। तो जैसे मेरा आखिरी प्रश्न था कि कौन से वो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें सबसे पहले फोकस करने की आवश्यकता है डिजाइन थिंकिंग। तो आई थिंक आपने जैसे अभी एक अर्बन प्लानिंग तो आपने बता ही दिया है कि अर्बन प्लानिंग और पॉलिसी मेकर्स जितने भी हैं वहाँ पे सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग का सेंसिटाइजेशन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा भी है। देखिए, वो कन्फाइंड नहीं है, क्योंकि वो एक अप्रोच देता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स नेचर के हमारे प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर को ले लीजिए। अब जब हमारी इतनी बड़ी आबादी है, 140-45 करोड़ की रियल टाइम पॉपुलेशन अगर है हमारी, और उसमें अगर आप हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स को देखें भारत जैसे देश में, तो हमारे पास पर कैपिटा डॉक्टर्स की भी उतनी कमी है। डॉक्टर पेशेंट का रेशियो देखने जाएंगे तो वो भी उतनी उसकी कमी हो जाती है, बहुत स्क्यूड होता है। अच्छा, उसके बाद क्वालिटी ऑफ सर्विस जो हम डिलीवर कर पा रहे हैं, हालांकि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में मेनली, पर्टिकुलरली में तो जी हाँ, लेकिन वैसे हैविंग सेड दैट आई डू नॉट मीन दैट वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड। अगर आप देखने जाएंगे तो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हेल्थ केयर में काफी इंप्रूव हुआ है पहले के मुकाबले, है ना। पहले एक एम्स हुआ करता था जो दिल्ली में था, अब तो हर स्टेट को कम से कम 2-2, 3-3 एम्स मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो उनके अपने पुराने हॉस्पिटल्स थे, वो सभी काफी चेंज हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद हमने आयुष्मान भारत भी शुरू किया। इस किस्म से बहुत सारी पॉलिसीज हमने इंट्रोड्यूस की। अब अगर आप देखने जाएं तो आयुष्मान भारत की पॉलिसी हो या हेल्थ केयर से रिलेटेड और भी कई सारी पॉलिसीज हैं हमारी, जिसमें हम एक तो ऑफर करते हैं कि जो बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारी पॉपुलेशन है उसको टच करती है। दूसरे हम वृद्ध लोगों के लिए करते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं, और जो हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है, विमेन पॉपुलेशन है जो कि फैमिली वे में होती है, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चलती हैं। अब सिर्फ स्कीम का कागज पे होना और एक स्कीम का एग्जीक्यूट हो जाना, इसके पीछे बहुत बड़ा गैप हो जाता है। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के समय में, दैट अमाउंट्स टू व्हाट वी कॉल सर्विस डिलीवरी। तो हमने एक खड़ा तो कर दिया है उसका, पॉलिसीज के लेवल पे बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, लेकिन जब वो सर्विस डिलीवरी की बात आती है तो वहां पे हम गड़बड़ हो जाते हैं कि जब आदमी हॉस्पिटल पहुंचे तो उसको कैसे पता चले कि ये आयुष्मान भारत कार्ड लेके मुझे पहले कहाँ जाना है, इस आयुष्मान भारत कार्ड से मुझे किस किस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा मिल सकती है। आज भी अगर मैं इसको क्रिटिकली एग्जामिन करके बताऊं, मैंने खुद देखा है आयुष्मान भारत कार्ड जो अब तो बीपीएल से हटा के सरकार ने ऐसा किया है कि वो 70 साल से ऊपर के जो भी स्त्री या पुरुष हैं उनके लिए वो उपलब्ध है। इट इज अवेलेबल टू देम दैट फैसिलिटी। अब अगर आप आयुष्मान भारत कार्ड से 5 लाख तक का आपका फ्री जो है इलाज का खर्चा भारत सरकार मुहैया कराती है आपको। वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑब्वियसली फ्री तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कराएंगे, गवर्नमेंट में तो वैसे भी फ्री होता है बहुत, या बहुत नॉमिनल चार्ज पे होता है। बट व्हेन यू एक्चुअली वांट टू यूज दैट, उसमें डिफिकल्टी क्या होती है कि यू विल फाइंड देयर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स व्हिच हैव बीन ईयरमार्क्ड टू प्रोवाइड यू, व्हिच एक्सेप्ट दैट आयुष्मान भारत कार्ड फॉर वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स दैट दे प्रोवाइड। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके चले गए तो उसने
आपके पेट का भी इलाज कर दिया, आपके हार्ट का भी इलाज कर दिया, आपके पाँव ऑर्थोपेडिक का भी इलाज कर दिया, जो भी है वो नहीं होता है। तो उसमें भी सारे हॉस्पिटल्स अलग अलग टाइप की फैसिलिटी जो आयुष्मान भारत एक्सेप्ट करते हैं वो लिमिटेड एरिया में करते हैं। तो अब ये यूनिवर्सल तो रहा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन इट कम्स टू सर्विस डिलीवरी, मोस्ट ऑफ आवर पॉलिसीज आर वेरी वेल डिजाइन्ड in terms of their intention, what they want to provide to people, the services that they want to provide to people, और उनका जो इंटेंशन होता है, उसके पीछे जो इंटेंट होता है, वो तो बहुत मार्वेलस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, कि एक गांव का भी आदमी है या एक सामान्य आदमी है या एक वृद्ध आदमी है, एक वृद्ध महिला है, वो सीमलेसली उस कार्ड को ले और चली जाए और चला जाए कहीं भी और उसका इलाज हो जाए, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू सर्विस डिलीवरी, हमारी पॉलिसीज वहां पे गड़बड़ हो जाती हैं। हमको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और कैसे हम इसका दायरा और स्कोप और बढ़ा सकें, कैसे इसके कैचमेंट एरिया में और भी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स उनको ला सकें। मुझे लगता है कि इसको प्रॉपरली डिजाइन करने की जरूरत है। सो आई थिंक डिजाइन थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपेरेटिव इन दिस सेक्टर एज वेल, बिसाइड्स अर्बन चैलेंजेस एंड मेनी अदर। आपने ये बात मतलब मेरा अगला प्रश्न जो था वो पॉलिसी को लेकर ही था, और मुद्दा जो है वो दूसरे टॉपिक को लेकर था, स्मार्ट सिटीज को। बट आपने जैसे हेल्थ केयर की बात की, तो आपने बिल्कुल बताया कि डिजाइन थिंकिंग हेल्थ केयर को कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे इम्प्रूव कर सकता है। जो आपने चैलेंज बताया बहुत ही मतलब शॉकिंग चैलेंज है कि अगर एक कहीं गांव से कोई वृद्ध महिला आती है, हमने भी अपनी लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस किया है कि बहुत साधारण लोग होते हैं और मतलब वो शहर की चाकाचौंधी या यहाँ की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लिफ्ट में जाना, एस्केलेटर्स पे चढ़ना बहुत कॉमन सी बातें हैं जो उनके लिए चैलेंज है। अब ऐसे केस में आपने जो समस्या बताई है, अगर ये उनके सामने आ जाती है कि भाई अगर वो बीपी का भी पेशेंट है और उसको क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई बोन फ्रैक्चर का इश्यू है, अब उसे पहले बीपी के लिए जाना है या पहले बोन फ्रैक्चर के लिए जाना है, कहाँ जाना है, वो भागना पड़ गया तो वो पागल हो जाएगा। बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल से दोबारा फिर कभी आएगा भी नहीं। वो गांव में कहेगा कि मैं किसी झोला छाप से ठीक करा लूं, इलाज करा लूं। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि डिजाइन थिंकिंग ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है डिजाइन थिंकिंग जो है ना, वो अगर उसको हम सही ढंग से इस्तेमाल करें पॉलिसीज में, तो लोगों का पॉलिसीज में जो कॉन्फिडेंस का सवाल है, देखिए बेहतरीन पॉलिसीज बना रही है सरकारें। मैं किसी सरकार से उसमें उसके इंटेंशन पे आप उसकी क्रिटिक कर सकते हैं उसको, और उसको सुधारने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन व्हेन इट कम्स टू critiquing it from the point of view of the intention and the intent behind the policies, आप देखेंगे सारी पॉलिसीज पीपल सेंट्रिक होती हैं, वो लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो वहां तक तो वो ठीक है, लेकिन सवाल है कि वो जब डिलीवर आपको करना है, तो डिलीवर करने के लिए आपके पास वो क्या वो व्हीकल है, ऐसी व्हीकल जो कि बड़ी आसानी से अगर आप उस पर चढ़ गए तो आपको जगह पे उसने पहुंचा दिया। मुझे लगता है उसमें अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, और आप हर सेक्टर में देखेंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देख लीजिए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं। कुछ समय पहले तक पासपोर्ट रिन्यू करवाना, पासपोर्ट बनवाना, ये अपने आप में बड़ी टेढ़ी कीर होती थी। लेकिन सरकार ने पॉलिसी के लेवल पे भी चेंज किया और एग्जीक्यूशन के लेवल पे भी चेंज किया, तो आज मुझे लगता है कि शायद बड़ा आसान सा काम वो हो गया किसी भी भारतीय के लिए कि एक पासपोर्ट वो आसानी से बनवा ले सकता है, क्योंकि उसने पब्लिक इंटरफेस हटा के टेक्नोलॉजी के इंटरफेस कर दिया और बहुत सिंपल कर दिया उसको। पुलिस का भी जो बहुत सारा जो इंटरफेरेंस होता था उसको भी हटा दिया, ये सारी चीजें की। तो ये एक्सपीरियंस आप सीखते हैं। सो दिस इज हाउ पॉलिसीज आर डिजाइन्ड एंड रीडिजाइंड। सो मैं जब बात करता हूं पब्लिक पॉलिसी एंड डिजाइन, तो ये उसमें जो डिजाइन थिंकिंग का जो एलिमेंट है वो यही होता है। अब दूसरा, फिर उसके साथ और भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बैंक्स में अकाउंट नहीं खुलते थे। आप सर अब इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नजर में ये बात आई, और उसने एक ही चीज से, एक तीर से दो शिकार हो गए हमारे। एक तो ये हुआ कि जो जीरो बैलेंस पे भी आप खोल सकते हैं, तो जीरो बैलेंस ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत कम भी रखेगा तो 1 रुपया भी रखेगा, 5 रुपया रखेगा, 10 रुपया रखेगा।
प्लस उसके अलावा सरकार ऊपर से उसके अकाउंट में पैसे भी डालती रहती है, तो अकाउंट खाली तो होता नहीं है। तो अब देखिए कि इकोनॉमी में मनी का रोटेशन होना शुरू हुआ। बैंकों ने जो पहले से हाथ खींचा हुआ था, और बैंकों को लगने लगा कि ये तो बहुत बढ़िया है भाई, इसी बहाने पैसे का रोटेशन हो रहा है, बैंक को चाहिए क्या, वो होना शुरू हुआ। तो अब उस तरीके से अगर आप डिजाइन करना शुरू करते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप उसकी वजह से लोगों के लिए लोन लेना, छोटे छोटे मुद्रा योजना हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई। अभी तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो यूपीआई हम कर रहे हैं जी इस्तेमाल, अब देखिए इसको, अब एक गेट आप खोलते हैं तो उसके साथ कई दरवाजे खुल जाते हैं आपके। अब यूपीआई वो कंटिन्यूअसली, चूंकि टेक्नोलॉजी है, वो आपको एल्गोरिदम के माध्यम से वॉच कर रहा है कि ये व्यक्ति कितना ट्रांजैक्शन करता है, पर डे कितना खरीद बेच करता है। अब किसी रेडी पटरी वाले को, किसी सब्जी बेचने वाले को, फल बेचने वाले को अगर जरूरत पड़ी कि आज के दिन में बाजार का भाव जो है आम का या सेब का या किसी दूसरे फल का 100 रुपए ज्यादा हो गया, 500 रुपए ज्यादा हो गया, तो 500 रुपए का वो उसी समय देन एंड देयर अपने यूपीआई से ही लोन ले सकता है। ऐसी ऐसी सुविधाएं उसमें अब करने की बात हो रही है, शायद इंप्लीमेंट भी हो गया हो, मैंने उसको चेक नहीं किया है। क्योंकि उनको मालूम है कि इतनी तो इसकी आमदनी हो जाती है, तो आपको कहीं पे जाकर के बैंक गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, कहीं करंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, उसी ट्रांजैक्शन के माध्यम से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे जो थॉट है वो डिजाइन है। बिल्कुल, ये हमको समझने की जरूरत है। आपने जब सर ये बात कही पासपोर्ट, और ऐसी सारी चीजों का जिक्र हमने किया है इस किताब में। जी, वो मैंने देखा था, आपने बहुत सारे जो भारत के इनिशिएटिव्स है, यूपीआई को आपने यूपीआई बहुत का अच्छी तरीके बिल्कुल से दिखाया है। तो मुझे पिछला एक समय याद आ गया, आज से 15-20 साल पहले, तो मैं जब आपकी पुस्तक पढ़ रहा था तो मुझे याद ही आया कि जब हम बैंक जाते थे तो वो टोकन वाला सिस्टम हुआ करता था। तो लगभग आप मान लीजिए कि पिताजी की अगर सैलरी आती थी और हम लोग फोर्स वाले हैं, तो हमारे यहाँ तो क्या है कि पिताजी कहीं है, पोस्टिंग पे है, परिवार एक जगह है, तो सैलरी हम निकालते थे, तो वो एक आधे दिन का काम था हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, कि बैंक जाएंगे, टोकन लेंगे, लाइन में बैठेंगे, फिर राशन में जाएंगे तो वो आधे दिन का काम है कि आपको राशन लेके आना है। सिलेंडर आप बुक कराने जाएंगे तो वो आपका आधे दिन का काम है। पासपोर्ट आपने बनवा लिया तो समझ लीजिए आपके महीना भर लग जाएगा। टेलीफोन की लाइन है, आप लगवाने जाएंगे तो उसमें कितने चक्कर कटेंगे आपको पता नहीं। तो मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था जब आपकी पुस्तक पढ़ रहा था कि शायद एक समय में महीने के 10 दिन या 7 दिन तो इन्हीं चीजों के लिए बुक्ड थे। बिल्कुल बिल्कुल, और एक घर में बच्चा चाहिए जो ये काम करते, या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो फ्री हो। जी बिल्कुल, या वो रिटायर्ड हो या ऐसा हो कि वो घर पे रहता हो। हाँ, तो अब ये डिजिटल जब से हमारा एक इंटरफेस शुरू हुआ और उसमें चीजों को डिजाइन किया गया, तो वो काफी जो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बहुत इंप्रूव कर गई। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी बहुत सारे क्षेत्र में इनको किया जाना, अभी इसका बिल्कुल मैक्सिमम इसको कैसे इसका इस्तेमाल हम कर सकें वो अभी बाकी है। कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आज भी अगर आप अपनी गाड़ियों का ट्रांसफर कराना चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आज भी प्रॉब्लमेटिक है। वो अभी जी ठीक है, आपको अपना लाइसेंस का रिन्यूअल कराना हो तो वो आज भी प्रॉब्लमेटिक है। तो इस किस्म से कई सारे सेक्टर्स हैं, और वो इसलिए हैं जिसमें करप्शन तो एक मुद्दा है ही, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, हमको इस बारे में कुछ कहने में गुरेज नहीं है। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन करप्शन तब खड़ा होता है जब आप पीपुल्स इंटरफेस, पब्लिक इंटरफेस बढ़ा देते हैं। जब इंटरफेस आप घटा के टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं और एक कोई व्यक्ति या एक ग्रुप हो जो टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करता हो, तो ये सारे करप्शन के पॉइंट्स भी जो अपॉर्चुनिटी होती कम होती है। तो मुझे लगता है डिजिटल गवर्नेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर इंडिया। बिल्कुल, और उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब लोग इसके बारे में ये भी सवाल उठाएंगे, तब आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट को घटाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, और वहीं पे डिजाइन है, वहीं पे आपकी सोशल डिजाइन है, आपकी सर्विस डिजाइन है, आपका एक्सपीरियंस डिजाइन है, वो सारी चीजें वहां पे काम आती हैं। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ डिजाइन थिंकिंग। तो उसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, इनोवेशन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, वहाँ पे आप साइंस का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा।
सो दैट इज वेयर डिजाइन थिंकिंग एक्चुअली मुझे वही लगा, अभी आपने जब बोला तो इतने सारे पॉइंट्स खुलकर आ गए कि लगा कि हाँ, डिजाइन थिंकिंग कैसे काम करती है। जी जैसे आपने अभी बताया, एक इशू था राशन का। जी आप डिपो पे जाते थे, लाइन में लगते थे, जो भी आपको लेना है, मिट्टी का तेल है, चीनी है, जी फिर आपका कार्ड बना करता था। अब क्या है, उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम सही नहीं था इतना बढ़िया। हम्म, अभी क्या है, एक तो आपने जैसे बताया, अभी गवर्नमेंट ने जो हम्म, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट बिल्कुल खोला, तो एक तो लोगों का बैंकिंग एक्सेस हो गया। फिर उस पे डीबीटी उन्होंने अप्लाई कर दी। अब डीबीटी से क्या है कि आपको ना राशन की दुकान पे जाना, नहीं कहीं कहीं नहीं, जाना, जो आपका पैसा है सीधा आपके अकाउंट में। बिल्कुल अब बिल्कुल। उसमें जो है वो ब्राइब वाला इतना बड़ा सेक्शन जो है वो हम्म, खत्म हो गया। वो खत्म हो गया काफी हद तक। जी हालांकि लोग बड़े स्मार्ट हैं, कुछ कुछ निकाल लेते हैं रास्ता उसमें भी निकालते हैं, लेकिन हाँ, काफी हद तक आप कहें तो ये डीबीटी से जो फायदा हुआ है बहुत बचा। वो सीधा उसके अकाउंट में जाता है और उससे उसको सहूलियत हो जाती है, इसमें तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स में जहां जहां हमने डिजिटाइजेशन को सही इंटेंशन के साथ और सही डिजाइन के साथ इंट्रोड्यूस किया है, वहां वहां पे उसके इफेक्ट बहुत अच्छे हुए हैं। और जहां हमने डिजाइन में डिफेक्ट कर दी है उसके, यानी कि उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी स्कीम को तैयार करना, उसके एग्जीक्यूशन को तैयार करना, ये इसमें जहां जहां गड़बड़ी की है वहां पे मुझे लगता है कि रिजल्ट अभी भी हमको नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो इसको टाइमली रिवाइज करने की भी जरूरत है जी समय के बिल्कुल साथ। सही बात कर रहे हैं। तो मेरा जो अगला प्रश्न था वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका जी है, उसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि पॉलिसी कई बार ज़मीन पर फेल हो जी, जाती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि डिज़ाइन थिंकिंग अगर उसमें अप्लाई होती है तो नहीं फेल करेगी। तो वही पॉलिसी जो है बहुत वो अच्छी हो अमेजिंग जा हो सकती जाती है, है। जैसे बिल्कुल। अभी हमने देखा कि डीबीटी भी सॉल्व हो रहा है, बैंकिंग हम्म। सिस्टम भी सॉल्व हो गया, इकोनॉमी भी राइज की बैंक में इकोनॉमी भी पैसे आने राइज कर से, रही है आपकी। ब्राइबिंग भी खत्म हो गई, करप्शन भी एक हद तक उसमें हम्म, कर्टेल हाँ, होता है। तो एक ही प्रोसेस को चेंज करने से कितने सारे जो है इश्यूज आप सॉल्व हाँ, कर सॉल्व रहे कर हैं, सकते एक हैं, तीर से बिल्कुल। कई सारे निशाने लगा रहे हैं बिल्कुल एक बार। बिल्कुल। सर, इसके आगे आते हैं कि हम जब भारत में सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो हम हम्म, ज्यादातर योग या सिनेमा की बात हम्म, करते हैं। हम्म। और क्या डिजाइन भारत का खुद एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी बन सकता है दुनिया के सामने, जहां वेस्टर्न मॉडल्स हैं, जी चाइनीज मॉडल्स जी। हैं? क्या भारत अपना एक थर्ड वे पेश कर सकता है हम्म, जिसकी अपनी डिजाइन गाइडलाइंस जी हो? जी। तो क्या डिजाइन एक सॉफ्ट पावर हो सकती है सर? देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। ये किताब जो है ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो जी, भारत का बहुत बड़ा पॉलिसी थिंक स्ट्रेटेजिक टैंक एरिया है। थिंक जी टैंक है। जी और वहाँ पे तो सारे उसी बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं अपने अपनी फील्ड में, जो हमारे उस सुशांत सोनी एस्टैब्लिशमेंट जी। से जी जुड़े हुए लोग हैं। जी तो उन लोगों वो उससे जुड़े हुए हैं, वो करते हैं। तो उनके साथ जब हमारी बात हो रही थी इस किताब के बारे में, विशेष रूप से जब मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी जो इसके डायरेक्टर हैं, जी उनसे जब मैं पहली बार मिला और हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया इस किताब में। कहा कि आप बड़ा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और टाइटल भी है, तो आप बताइए थोड़ा इस किताब के बारे में। तब उन्होंने इंटरेस्ट किया, उन्होंने ऑफर किया कि हम पब्लिश करना चाहेंगे इसको। तो उस समय जो हमारी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि डिज़ाइन को आमतौर पे बाहर के कॉन्टेक्स्ट में जो हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि एस्थेटिक्स है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, ब्यूटिफिकेशन है, यहीं तक सीमित कर देते हैं, जबकि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। जी और मैंने कहा कि डिज़ाइन, मैं अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, यानी कि वीआईएफ के, जो कि ऑब्वियसली जो हमारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वो हार्ड पावर की बात करते हैं और डिप्लोमेसी एक अलग चीज़ है। तो मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान का, भारत का ये एक सबसे इमर्जिंग जो है सॉफ्ट पावर हो सकता है। और डिज़ाइन इज इंडियाज मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल एंड मीनिंगफुल सॉफ्ट पावर। तो ये एक चीज हमको दिमाग में, और जब हम सॉफ्ट पावर कहते हैं तो सॉफ्ट पावर से हमारा मतलब क्या है? सॉफ्ट पावर से हमारा मतलब ऐसी हमारी एक्सपर्टीज के साथ है और ऐसे स्किल्स के साथ है और ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के साथ है जो कि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके माइंड स्पेस को कैप्चर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखें तो one of the very prominent soft powers of America, United States of America, is Hollywood.
जी। अब वो अपनी फिल्मों के माध्यम से वो पूरे वर्ल्ड में ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और जो कुछ दुनिया में सबसे बढ़िया होता है वो वहां पे होता है। सिमिलरली वेस्ट के भी अपने सॉफ्ट पावर हैं, जैसे वो फैशन के फील्ड में हो, ठीक है, सिनेमा के फील्ड में हो, फैशन के फील्ड में हो, म्यूजिक के फील्ड में हो, उनका जैज, उनका रॉक, उनका क्लासिकल जो उनके म्यूजिक का जो अपना सिस्टम है, तो ये पूरी दुनिया में इसको फैला करके और माइंड स्पेस को, जो हमारा यूथ है, हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो। अब रही बात हमारी, अब इन सारे देशों के मुकाबले, इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ दीज नेशंस which fall in the western hemisphere and which influence the global psyche so much कि everybody wants to emulate their lifestyle। आप कपड़े भी उन्हीं की तरह पहनना चाहते हैं, आप गाने भी उन्हीं के सुनना चाहते हैं, आप फिल्में भी उन्हीं की तरह देखना और दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि उसने, वो एक सॉफ्ट पावर है जिसने, आप खाना भी खा रहे हैं तो आप बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं, आप उस किस्म के चेन्स में जा रहे हैं, इवन वो खाना 5 स्टार होटल्स में या अच्छे होटल्स में जा रहे हैं, उसको भी उन्होंने ब्रांड करके मिशलिन स्टार कर दिया। अब मिशलिन स्टार अगर वो होगा तो उन्हीं का खाना बढ़िया माना जाएगा, वरना हमारे खाने का कोई मतलब नहीं। तो किस किस्म से ब्रांडिंग की इन्होंने अपने जो भी स्किल्स थे। अब वैल्यू पे मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि जब वैल्यू करेंगे तो हम दोनों को तराजू में रख के तौलेंगे। जी। हमने नहीं किया और हमने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा दुख वहीं पे है। एक भारतीय होने के नाते दैट इज माय रियल पेन पॉइंट। व्हाट आई फील इज दैट अ नेशन व्हिच हैज सच अ मैग्निफिसेंट लेगेसी इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आप साइंस की बात करें, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, आप कल्चर की बात करें, आप म्यूजिक की बात करें, आप कुजीन की बात करें, भाई पाक शास्त्र हमने सिखाया जी, और खाना पकाने की जो प्रक्रिया वो हम करते हैं। दुनिया में कहीं भी इस तरीके से खाना पकाया नहीं जाता है। जी, सही बात। कुक्ड फूड का जो रियल कल्चर है वो तो भारत में ही होता है, मसालों का, फ्रेश फूड, कुक्ड फूड। हम फ्रिज में रेफ्रिजरेट करके खाना खाने वाले लोग नहीं है। जी बिल्कुल। तो हम तो हर बार हर खाना हमारा फ्रेश फूड होता है, और उसमें कितनी वैरायटी होती है, औषधीय है, औषधीय है। उसमें जितने मसाले हम डालते हैं वो सारे के सारे उसके औषधीय गुण हैं, उसमें मेडिसिनल क्वालिटीज हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, अब अगर योग तो एक, हम एक चीज ले गए, क्या हम भारतीय कुजीन को वैसे ही लेके जा सकते हैं? ठीक है, क्या भारतीय कुजीन का मिशलिन स्टार से भी ऊपर कोई स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि नहीं? हम क्यों एक्सेप्ट करें कि मिशलिन स्टार इज द स्टैंडर्ड, है ना। उसी प्रकार से आप फैशन की फील्ड में देखिए, आप सिनेमा के फील्ड में देखिए। अब सिनेमा के फील्ड में अभी देखिए, हाल में एक फिल्म आई आपकी धुरंधर जी, उसके पहले एक साउथ की एक और फिल्म आई थी बाहुबली, और एक और मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूं, उसमें जो आजादी की लड़ाई से कुछ रिलेटेड एक फिल्म थी, बहरहाल जो भी नाम हो उसका, तो बड़ी चर्चित फिल्म हुई थी। अब उसमें उसकी टेक्नोलॉजी पे, उसके सिनेमेटोग्राफी पे, उसकी साउंड रिकॉर्डिंग पे, ये सारी चीजों पे लोगों ने RRR की बात, RRR, ठीक कहा आपने, बिल्कुल। तो अब इस किस्म की फिल्म्स आ रही है जिसको कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी देख रही है जी, है ना। तो फिल्में तो हम डिजाइन ही करते हैं, उसमें हम कॉस्ट्यूम भी डिजाइन करते हैं, हम उसमें साउंड भी डिजाइन करते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स भी डिजाइन करते हैं, एनिमेशन भी डिजाइन करते हैं, डिजाइन तो कर ही रहे हैं हम जी। सो आई थिंक डिजाइन इज इंडियाज मोस्ट पोटेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉफ्ट पावर्स, जिसकी की पॉसिबिलिटी है वर्ल्ड में इसको हमको एस्टैब्लिश करने की। तो आने वाले दिनों में एक साइड जब भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथा पांचवा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर वर्ल्ड का, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कंकरेंटली भारत का सॉफ्ट पावर भी इमर्ज करना चाहिए। अब जब मैं पावर की बात करता हूं तो इसमें एक बात कह के मैं कंक्लूड करूंगा कि द इंडियन अप्रोच टुवर्ड्स पावर इज नॉट एग्जैक्टली द वे द वेस्टर्न वर्ल्ड लुक्स एट पावर, है ना। उनके लिए पावर मीन्स डोमिनेंस है। हम डोमिनेट करने की इच्छा नहीं रखते जी। हम डायरेक्शन देने की इच्छा रखते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है, तुम खाना चाहते हो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन है जी। तुम
योगाभ्यास करोगे, हमारे पास एक ऑप्शन है जो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा। तुम म्यूजिक की बात कर रहे हो, तुम सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे हो, जो भी जिस भी फील्ड, प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, क्राफ्ट सेक्टर की बात कर रहे हो, जो सस्टेनेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हम उठाते हैं। अब आप देखिए, एक तरफ डिजाइन में भी बहुत चर्चा होती है, सस्टेनेबल डिजाइन। अब ये सस्टेनेबल डिजाइन इंडिया का कल्चरल इथॉस है, हमको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। बेस्ट जो हमको सिखाने की कोशिश करता है, हमारे सारे अप्रोच सस्टेनेबल होते हैं। हम एक एक प्रोडक्ट, अगर हम एक कोई टिन का डब्बा भी हमारे यहाँ कांच का की शीशी बोतल भी बच जाती है, हम उसके 5 अलग अलग यूजेस जानते हैं जी, तो हम तो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। और संस्कृत में एक श्लोक है, शायद मैं अगर गलत नहीं कर रहा हूं, वो जो कहता है कि ईश्वर की जब आराधना होती है कि त्वदीयम वस्तु गोपालम तुभु में समर्पये, मैं आपसे ले रहा हूं, आप ही को समर्पित कर रहा हूं। तो ये सस्टेनेबिलिटी के तो हमारे अपने मॉडल्स हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें अगर हम देखें होलिस्टिकली, देन विल रियलाइज कि एक बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी है डिजाइन को एक सॉफ्ट पावर के तौर पे पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने की। इस पे सोचना चाहिए सबको। सही बात कह रहे हैं सर। मुझे इसी से, आपकी बात से एकदम अचानक से याद आ गया कि जहाँ डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है, आप जब कह रहे थे कि ये तो हमारी शायद हमारे जीन्स में है। आप देखें साउथ इंडिया में लेडीज अपने घर के बाहर जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सा बनाती हैं। वो मुझे लगता है कि शायद किसी वेस्टर्न व्यक्ति को याद करने में जीवन लग जाएगा। हाँ। लेकिन वो उनकी रोज की वो दिनचर्या है कि वो सुबह उठती हैं और वो एक सुंदर सा एक जो है डिजाइन घर के बाहर बना, अल्पना भी बोलते हैं उसको, और बहुत सारे नाम से अलग-अलग। हाँ। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रेन की आवश्यकता है कि आप वो बिना देखे किसी पेपर को आप उसे बना दे, और वो भारत की, शायद साउथ भारत की हर महिला रोज करती है। बिल्कुल। तो ये तो हमारा डेफिनेटली जो डिजाइन है वो सॉफ्ट पावर बन सकता है, उसके लिए एफर्ट्स की आवश्यकता है। और मुझे लगता है मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। हाँ, वो समझते हैं इन सब चीजों को, तो उनसे अपेक्षा हम रखते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा। इसलिए उन्होंने भी मतलब उनका एक योग को उन्होंने उस किस्म से इंटरनेशनल योग डे वगैरह होने लगा, जो है नेशनल फूड। उसके बाद श्री अन्न की बात की उन्होंने, जो हमारे मिलेट्स हैं जी, तो मिलेट्स के माध्यम से आप देखिए कि फिर लोगों का वापस ध्यान आने लगा है कि ये जो मोटे अनाज होते थे, जिसको हम मान के चलते थे कि अब लोगों के लिए आम, मतलब इंसान के लिए नहीं है जी जी जी, जी। या कम से कम जो वेल ऑफ लोग हैं उनके लिए नहीं है जी, बिल्कुल। तो अब उसको उन्होंने वापस से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जी, तो ये चेंज तो है। अब सर मतलब जैसे आपकी ये बुक है और आपकी पीएचडी भी है जी, वो कास्ट पर है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे कास्ट और लैंग्वेज पे आपने बहुत रिसर्च की है, तो अगर हम राजनीति से हटकर देखें, जो सोशल इनइक्वालिटी है, इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न आता है कि सोशल इनइक्वालिटी जो है वो है कि नहीं है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं, और हमारे नॉलेज सिस्टम से वो भी कहीं ना कहीं अभी इस वक्त विलुप्त है। धीरे धीरे आ रहे हैं, पिछले कुछ सालों में चेंज आया है, रिफॉर्म्स आए हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की लोग बात करते हैं। तो जो सोशल इनइक्वालिटी कहीं मोटा मोटा जो डिस्कशन होता है, वो क्या कोई डिजाइन फ्लॉ है या वो सामाजिक ढांचे का कोई इशू था, जो जैसे आपकी पीएचडी पूरी सोशल इनइक्वालिटी कास्ट पर ही रही है, उसके बारे में कुछ अगर यदि आप बता सकते हैं कि आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो रिसर्च तो ठीक है, वो एक फील्ड रिसर्च एम्पेरिकल स्टडी था बिहार के कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और सोशल जस्टिस के मुद्दे पे, जो कि आज तक बड़ा वहाँ पे हावी है जी। और दूसरी चीज़ है कि एक आपकी अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है, आप किस तरीके से अपने समाज को देखना चाहते हैं। तो आपके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप बहुत क्रिटिकल हो जाइए जी, है ना, और आप सिर्फ फॉल्ट लाइंस की बात कीजिए कि सोसाइटी है, इसका मतलब इसमें बाइनरीज है, इसमें मेल फीमेल अलग अलग हैं, इसमें जातियां अलग अलग हैं, इसमें धर्म अलग अलग हैं, इसमें खान पान अलग है, इसमें लैंग्वेजेस के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको, इतने सारे जो वेरिएशन है, हर वेरिएशन अपने आप में एक डिफरेंस आपको दिखने लगेगा जी। और जहां जहां वो डिफरेंस दिखेगा, आप उसको फॉल्ट लाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो जब पॉलिटिकल डोमेन में आएगा, तो पॉलिटिकल डोमेन में आने के बाद उसका बड़ा
मिसयूज एडवांटेज लिया होता है, जाएगा उसका। बहुत मिसयूज होता है। जी। अब मुझे लगता है कि शायद जो कॉन्फ्लिक्ट के मॉडल्स थे वो आमतौर पे, मैं तो उसको, मुझे कहने में कोई बहुत एतराज नहीं है कि हमारे जो लेफ्ट ओरिएंटेड जो इंटेलेक्चुअल्स रहे, जो एकेडमिशियंस रहे, उन्होंने सोसाइटी को थोड़ा सा, भारतीय सोसाइटी को समझने में गड़बड़ी कर दी और बहुत ज्यादा वो वेस्ट के और मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ जो डायलेक्टिक्स की बात करता था, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात करता था, और ये सब चीज की, जहाँ पे बाइनरी में आप बात करते हैं, हर चीज का एक फॉल्ट लाइन ढूंढते हैं और फिर उसको ऑपरेसर और ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की बात करने लगते हैं, मेल फीमेल की, जेंडर की बात करने लगते हैं, और हर जगह एक फॉल्ट लाइन आपको दिखने लगती है। मुझे तो लगता है हर जगह एक हार्मनी है। तो एक उसका जो उसके बरक्स जो एक मॉडल हम पेश करते हैं, वो हमारा अपना जो मॉडल है वो एक हार्मनी का मॉडल है, वेयर वी एक्सेप्ट दैट though there is a diversity, there is diversity in the society and every society is diverse. दुनिया की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं होती है जो अगर इतनी बड़ी हो तो डाइवर्स नहीं हो। जी। पुरानी और इतनी बड़ी अगर हो तो डाइवर्सिटी तो उसका इनहेरेंट पार्ट है। जी। That is not the issue, that is not even the problem. The problem is that how we have managed, we have learned to live with our diversity all these years. अब वेस्टर्न तो बोलते हैं 5000 साल का इतिहास है, हमारा 5000 साल का है क्या? हमारी गणना से तो 10,000 से पीछे जाता है। जी बिल्कुल। अब 5000 तो उनकी मजबूरी थी, चूंकि ईसा पूर्व वो कोई मानते नहीं थे कि उसके पहले क्रिएशन ही नहीं था, बिकॉज फॉर देम देयर इज अ पर्टिकुलर डे व्हेन गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग एंड देन एवरीथिंग हैपेंड। अब उनके लिए तो वो एक पर्टिकुलर डे था, हमारे लिए तो उसके बहुत पीछे की गणना जाती है। तो बहुत मेहनत करके वो 2000 से उन्होंने बोला चलो तुमको 5000 साल मान लेते हैं, हमारी गणना तो लाखों हजारों साल पीछे चली जाती है उससे। जी बिल्कुल। तो अब उस तरीके से जो सोसाइटी इवॉल्व करेगी तो उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, उसके अपनी डाइवर्सिटी होगी। तो डाइवर्सिटी में हर समय फॉल्ट लाइंस ढूंढना ये एक गलत अप्रोच है मेरी समझ से। एक हेल्दी अप्रोच ये हो सकता है, पॉजिटिव अप्रोच ये हो सकता है कि उसमें हार्मनी के मॉडल्स क्या क्या है। कॉन्फ्लिक्ट होगा, सोसाइटी जहां भी होगी कॉन्फ्लिक्ट होगा, सोसाइटी जहां भी होगी हायरार्की होगी उसमें। ड्यूमो जो बहुत नामी एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हुए, सोशल साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी कास्ट जो किताब है तो उसका नाम ही होमो हायरार्किकस, और उसमें वो कहते हैं कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहां भी उसका मानव समाज होगा वो हायरार्की क्रिएट करेगा। उसकी फितरत है, उसकी आदत है, उसकी टेंडेंसी है। कहीं पे वो जाति के नाम पे कर लेगा, कहीं पे कलर के नाम पे कर लेगा, कहीं पे रेस के नाम पे कर लेगा, और करेगा तो सही, कहीं अमीर गरीब के नाम पे कर लेगा। सवाल ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, सवाल ये है कि हम उससे डील कैसे कर रहे हैं। जी। तो हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम उसको उस आजाद भारत में जब हमको डील करने का मौका आया तो हमने उसको मिसहैंडल कर दिया। ये जो इनइक्वालिटीज थी इसको हटाने के लिए दूसरी इनइक्वालिटी हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। हमको इनइक्वालिटी से लड़ना था, हमको अनइक्वल्स के बीच में लड़ाई नहीं करनी थी। जी। अब ये लड़ाई हमने इसका ओवरटोन ऐसा दे दिया कि इक्वल अनइक्वल की लड़ाई हो गई, ऑपरेस के अजब अजब से नैरेटिव बना दिए गए। अब उन सारे नैरेटिव्स को हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद ये विवादास्पद भी हो जाएगा, लेकिन समझना हर किसी को चाहिए, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा इस समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत ही होती जैसा कि हमको बताया जाता है जी, तो शायद आज हम 145 करोड़ नहीं होते। जी बिल्कुल सही बात है। तो कहीं पे हार्मोनी तो थी जी। तो हमने अपने जजमानी सिस्टम को क्यों नहीं पढ़ाना शुरू किया, जहां लोगों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस था। जिन जातियों को हम कहते हैं कि अलग अलग है, वो जातियों का आपस में इतना स्ट्रॉन्ग ताना बाना एक नेटवर्क नेक्सस था कि दोनों कोई एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो ये तो प्रैक्टिकल नीड थी आपकी। तो उसको एक नए सिरे से हमको नए आजाद भारत में और खास करके हाल के दिनों में जो कुछ चर्चा चल रही है और बड़ा डिस्टर्बेंस है सोसाइटी में, उस कॉन्टेक्स्ट में हमको उसको देखना चाहिए और बिल्कुल डिस्पैशनेटली देखना चाहिए। बिल्कुल। अभी तो मुझे लगता है कि शायद पूरा भारत अभी कास्ट के ही डिस्कशन पे चल रहा है, जो यूजीसी से जो शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। सही बात है। हमको वो इनइक्वालिटीज दूर करनी है और इस तरीके से दूर करनी है कि लोगों के बीच में वैमनस्य ना हो। हम भी उसको एक्सेप्ट कर ले, वो भी हमको एक्सेप्ट कर ले। हर जरूरतमंद को,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसको हेल्प करना चाहिए, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी जरूरतमंद है उसको जरूरतमंद को फिर आप जातियों से हटा करके देखें और उसकी सिर्फ जरूरत को देखें। बिल्कुल। जो भी गरीब है, डाउन ट्रॉडन है, पीछे पड़ गया है, उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाने की जरूरत है, तभी समाज में समरसता आ सकेगी। ये तो कुछ मुद्दे हैं, और ये सोसाइटी की डिजाइन है जी बिल्कुल। इसके पीछे भी एक डिजाइन है। जी बिल्कुल। इसके आगे सर चलते हैं। अब जब एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी की बात आ रही, तो हमारा जो सर एजुकेशन सिस्टम है वो आज के समय में, या देखें कि पिछले 25-30 सालों से जो है वो जॉब सीकर्स ओरिएंटेड है, सिस्टम बिल्डर नहीं है। तो यहाँ डिज़ाइन थिंकिंग जो है, और जैसे आपका जो पहला चैप्टर में ही हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ की बात करते हैं, तो डिज़ाइन थिंकिंग एक छात्र को एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड क्रिएट करने के लिए क्या मदद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि देखिए, एक तो मैं सबसे पहले सिर्फ अगर डेटा पे ही जाऊं जी। तो मैं सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन की ही बात करूं, और खास तौर पे जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के बच्चे निकल रहे हैं डी स्कूल से, उसमें से तो कई सारे आज के समय में या बहुत लंबे टाइम से वो एज इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स और डिज़ाइनर्स बन के उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और काम किया है। तो वो उन्होंने खुद अपना कुछ सेटअप किया है, अपने साथ 10 लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, तो ये तो है ही। और चूंकि वो डाइवर्स फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जहाँ इनोवेशन की ज़रूरत है, जहाँ एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कई सारी फील्ड्स में, वो टेक्सटाइल के हों, वो प्रोडक्ट के हों, वो फिल्म के हों, वो एनिमेशन के हों, आप वो आईटी इंटीग्रेटेड डिज़ाइन के फील्ड के हों, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। और अभी तो स्टार्टअप्स का एक नया कल्चर भी भारत में विकसित हुआ है, और स्टार्टअप में आप कर क्या रहे हैं। वैसे तो देखिए, अगर एक दूसरे तरीके से आप देखने जाइए तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने का एक नया तरीका है जी, नया मेथड है जी। वास्तविकता ये है कि किसी भी देश में 100% नौकरियां क्रिएट नहीं की जा सकती। दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट न इसको एक्सेप्ट करता है, न इसको कह सकता है। नौकरी का जो प्रोपोर्शन होगा, उसकी जो संख्या होगी, वो हमेशा लोगों की संख्या में कम होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाकी सारे लोग भूखे मरे, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा समाज में कभी हुआ भी नहीं जी। इसीलिए हमारे समाज में इतने सारे प्रोफेशंस बहुत पहले से थे, और बड़े स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं कहूं कि जिनको हम जाति करके इतना हवा हम लोगों ने क्रिएट किया, वो वास्तविक रूप में बड़े स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन थे जी। अब मान लीजिए कि कोई एक माली, बॉटनी के बारे में उससे बेहतर कौन जानता होगा जी, क्योंकि वो है ना, फूलों की सुगंध हो, उसका प्रकार हो, उसका आकार हो, किस समय खिलेगा, हॉर्टिकल्चर के बारे में उससे बेहतर कौन जानता था? तो वो तो अपने जमाने का साइंटिस्ट था। अब उसी प्रोफेशन को अगर हम फिर से रिवाइव करके लेकर के आते हैं, नए आज के कॉन्टेक्स्ट में उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, या फॉर दैट मैटर बढ़ई, हमारे कारपेंटर्स, अब देखिए, जब ये इंडस्ट्रियल स्केल पे जब होने लगता है तो हम फर्नीचर डिजाइन की बात करते हैं जी। वहां पे जाति खत्म हो जाती है हाँ। वहां पे सारे डिजाइनर्स वो लकड़ी पे ही काम कर रहे हैं, वुडवर्क ही कर रहे हैं, लेकिन वो फर्नीचर डिजाइनर कहलाते हैं। तो सोसाइटी कैसे किसी प्रोफेशन को एक्सेप्ट करता है, उसको रिफाइन करता है, उसको एक दूसरे स्टेज पे ले जाता है। मुझे लगता है कि इसमें डिजाइन का बहुत बड़ा रोल रहा है, और डिजाइन ने प्रोफेशंस को की जो गरिमा थी उसको रीएस्टैब्लिश किया है फिर से, चाहे वो मेटल के फील्ड में हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में हो, चाहे वो टेक्सटाइल के फील्ड में हो, चाहे वो अपैरल के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, प्रोडक्ट के फील्ड में हो, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हमको उस नजरिए से देखना चाहिए। डिजाइन में इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं जॉब क्रिएशन करने की, बिकॉज वो लगातार प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा है और नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपको दे रहा है। तो उसके साथ साथ वो जॉब का क्रिएशन की गुंजाइश तो बहुत बढ़ जाती है। तो मुझे मतलब जहाँ तक आपने अभी समझ में आया, आपने सर बताया कि क्या जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, जहाँ आपने 30 वर्षों तक कार्य किया है, वो एक ऐसा सेंटर है जो जॉब से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने में
बिलीव भी करता है और उसने प्रूव भी किया है, क्या ऐसा नहीं, हम मान आप सकते ठीक कह रहे हैं, आप की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। दोनों प्रकार के हमारे यहाँ से छात्र निकलते हैं, वैसे जो कि इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो वो जॉब कर भी रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो कि खुद से अपना डिज़ाइन स्टूडियोज और डिज़ाइन एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करते हैं। जी। आजकल तो आप उसको स्टार्टअप भी कह सकते हैं नए आज के टर्मिनोलॉजी में, वो सेटअप कर रहे हैं, और उसके साथ जॉब का क्रिएशन तो हो ही रहा है। इंडिपेंडेंटली काम करने का एक फायदा ये होता है कि डिजाइनर जो होता है बाय नेचर क्रिएटिव एक प्राणी होता है, जी बिल्कुल। तो वो अपने आप को कहीं किसी एक फील्ड के साथ कन्फाइन करके काम करने में बहुत लंबे समय तक उसको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। तो बल्कि अगर मैं थोड़ा और आगे जाके आपको कहूँ तो आपको जान के थोड़ा आश्चर्य, सुखद आश्चर्य होगा, इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, कि आप किसी एक फील्ड में डिज़ाइन की ट्रेनिंग लेते हैं और दूसरे फील्ड में जाके काम करने लगते हैं। अच्छा। तो ये ऐसे बहुत सारे आपको हमारे एनआईडी के हमारे जो एलुमनस हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो वो एक क्रिएटिव अप्रोच है, और उसके साथ साथ गुंजाइश उसकी बहुत बढ़ जी जाती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात आपने सही कही। जैसे कि आप स्वयं एक लेखक हैं, आपने इतनी इंस्पायरिंग बुक लिखी है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होता होगा सर कि कभी शायद 1 हफ्ते तक 1 पेज नहीं लिख पा रहे हैं और कई कभी बार होता एकदम है। से आइडिया आया और वो 1 घंटे में ही हमने 4-5 पेज लिख दिए, एक चैप्टर बिल्कुल, पूरा ये कर तो दिया। ये तो तो ये तो डेफिनेटली हाँ, जो हाँ, क्रिएटिविटी है उसको आज़ादी चाहिए ही। आज़ादी चाहिए इसको। आप आज़ादी नहीं दोगे तो वो क्रिएटिविटी खत्म हो खत्म हो जाएगी। जाएगी, फिर वो एक जी, एक फ्रेम में आप उसको नहीं कसने की कोशिश कीजिए। जी फ्रेम में बिल्कुल। कसेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमको बड़ा गर्व होता है जब हम अपने बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को देखते हैं इतने सालों के बाद, कि वो क्या पढ़ के आए और क्या करने लग गए, अच्छा। और जो करने लग गए उसमें वो एक्सेल कर गए। कुछ तो सारे एग्ज़ाम्पल बताइए बहुत अभी। सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब एक जब मैं शुरू में आया था तो हमारे जब मैं तुरंत 90s में मैंने ज्वाइन किया था, उसके कुछ ही दिनों के बाद टाइटैनिक फिल्म आई थी। तो जी, जी, जी। टाइटैनिक फिल्म की जो का जो पूरा लास्ट का सीन है जिसमें वो जहाज डूब रहा है, तो बेसिकली हाँ। वो एनिमेटेड था, और वो एनिमेशन जो किया था वो हमारे उसके साथ स्पिलबर्ग के साथ काम करने वाले हमारे स्टूडेंट थे। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? तो उन्होंने वाह! एनिमेशन किया था, और वो पूरा उसके लिए ऑस्कर भी साथ में उनको मिला था। ऐसे वाह! बहुत सारे, अगर आप देखने जाएं, फैशन के फील्ड में देखने जाएं, जी। राहुल मिश्रा हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम जो है पेरिस फैशन शो वगैरह में और इंटरनेशनल जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे वो जाते हैं। अच्छा। तनिष्क का आजकल देख रहा हूँ कि वो सारे रेंज डिज़ाइन कर रहे हैं उसके। जी। उसके अलावा प्रताप हैं, प्रताप बोस, वो भी हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने जो पहले टाटा मोटर्स के साथ थे, आजकल महिंद्रा में हैं। तो अच्छा। महिंद्रा की जो पूरी बॉर्न इलेक्ट्रिक जो सीरीज़ है हुँ। उसके डिज़ाइन हेड हैं वो। तो ऐसे करके बड़े टैलेंटेड डिज़ाइनर्स हमारे टीवीएस में हैं। तो हर जगह देखेंगे, हर इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि एनआईडी के डिज़ाइनर्स, फिल्म की फील्ड में, फिल्म में हुँ। वो सिनेमेटोग्राफी से लेकर के, एनिमेशन से लेकर के, साउंड इंजीनियरिंग से लेके हर फील्ड में आपको एनआईडी के डिज़ाइनर्स, फैशन, कॉस्ट्यूम, ये सारी चीज़ें कहीं भी आप देखने जाएं, और सोशल कम्युनिकेशन की फील्ड में अच्छा। तो हर जगह आपको दिखेंगे। भारत के जो सबसे कुछ प्रसिद्ध लोगो, सिंबल, कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज आप देखते हैं, चाहे वो जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, या या आप किसी भी फेमस का आप नाम ले लें, जी। तो वो सारे के सारे आप देखेंगे कि ओएनजीसी का हो, किसी का हो, तो ज़्यादातर उसमें से एनआईडी के ही डिज़ाइन किए हुए हैं, या तो एनआईडी की फैकल्टी ने किया है या स्टूडेंट्स ने किया है। तो इसके ज़रिए से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस इंस्टीट्यूशन का। मुझे लगता है सर मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जो हमारे श्रोता इस वक़्त सुन रहे होंगे, जो हमारे जी। दर्शक देख रहे होंगे, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, शायद उन्हें एक करियर गाइडलाइन भी आपकी तरफ से मिल रही है, क्योंकि एनआईडी शायद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मतलब लोग आईआईटी के पीछे भागते हैं, जी। आईआईएम के पीछे भागते हैं, या अब और भी कुछ नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईएफटीएम है या फैशन टेक्नोलॉजीज़ है, उसके बारे में पता है, लेकिन शायद मुझे लगता है एनआईडी के बारे में फिर भी इतना क्रेज़ या इतना अभी भी लोगों को शायद आम जनता में या स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। और उन्हें ये भी आइडिया नहीं होगा कि एनआईडी से निकलने वाले लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में।
तो ये कैरियर गाइडलाइन भी है जो आपने भी नहीं बताया देखिए, है। इसमें थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर दूं। आपने जो बात कही उसको थोड़ा सा मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में रख दूं। एक वक्त था कि शायद लोग उतना जानते नहीं थे डिज़ाइन एज ए प्रोफेशन के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में ऑफ लेट, चूंकि जिस किस्म से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडिया में और पूरी इकोनॉमी हमारी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें, चाहे वो प्रोडक्ट के फील्ड में हो, चाहे कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, चाहे फैशन में हो, चाहे टेक्सटाइल में हो, क्राफ्ट में हो, जहाँ पे डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। बिना उसके वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और कंपटीशन झेल भी नहीं पाएगा। तो अब लोगों के बीच में, खास करके बच्चों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अच्छा। मैं जब 90s में आया था तो 70s 80s में NID में 50-60 ऐसे स्टूडेंट्स आया करते थे। अब तो सैकड़ों के भाव में आते हैं और संख्या में आते हैं। और उसके अलावा नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी आने के बाद तो कई सारे सेंटर्स और भी खुल गए हैं। भोपाल में हो गया है, जोरहट में हो गया है, विजयवाड़ा में हो गया है और कुछ और कई सारे हैं जो और अभी पाइपलाइन में भी हैं। तो अवेयरनेस तो बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि नाउ द न्यू जनरेशन वांट्स टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। वो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कई दफ़ा कि जब पता चलता है कि बच्चे फिजिक्स में मास्टर्स करके या कई बार उससे कुछ एडवांस कोर्स करके या कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके और तब उसके बाद कहते हैं कि मैं अपैरल डिज़ाइन करना चाहता हूँ जो हार्डकोर फैशन का एरिया है, या टेक्सटाइल डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ या प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना चाहता हूँ। तो इस किस्म से के बच्चे भी आते हैं। अब ये जो फ्यूज़न होता है इंटरडिसिप्लिनरी, जो अपने फील्ड से वो सीख के आते हैं और डिज़ाइन के साथ जो मिलकर सीखते हैं, फिर वो जब इंडस्ट्री में बाहर जाते हैं तो उनका एक अप्रोच बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कुछ बहुत सारी चीज़ें सीख के जाते हैं और बहुत वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस पे वो काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे। तो इस तरीके से अवेयरनेस भी बहुत बढ़ी है, स्किल भी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है और एक्सपोजर भी बढ़ा है। तो कुल मिला के भारत के लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। सर, इसी से जुड़ा एक थोड़ा सा तीखा सा प्रश्न है, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जब डिज़ाइन और ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, तो जब हम ग्लोबल ब्रांड्स की बात करते हैं और मतलब चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, जब किसी को देखते हैं कि ब्रांड का क्रेज़ है, जैसे आईफोन है, आईफोन का जो क्रेज़ है फ़ोन को लेके या फ़ोन की इंडस्ट्री में, वो शायद किसी और ब्रांड ने इतना नहीं अचीव किया होगा जो आज की डेट में मैक, मतलब एप्पल के कोई भी डिवाइस आप देख लीजिए। ऐसे ही सैमसंग हो गया या कोई और, गूगल के बिना हमारी लाइफ नहीं है आज की डेट में। मर्सिडीज, फेरारी, या आप इंस्टीट्यूशन भी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड नाम लेने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन भारतीय नहीं है, भारत से निकला हुआ कोई ब्रांड नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जैसे NID बताया, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, IIT सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेप्यूटेड है, लेकिन फिर भी वो टॉप 100 में नहीं आता है। तो इसमें और आपकी जो पुस्तक है जिसमें हम अंतिम चैप्टर में अमृत काल की बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो ये भारत के लिए एक चुनौती नहीं है कि हमें पूछा तो जा रहा है, लेकिन हमें एक उपभोक्ता की तरह पूछा जा रहा है, हमें ग्लोबल कंज्यूमर की तरह पूछा जा रहा है कि हाँ, भारत में आईफोन बेच दो, खूब आराम से बिकेगा, लेकिन भारत का आईफोन कहाँ है सर? देखिए, और हम स्टैंडर्ड सेटर क्यों नहीं है सर? नहीं, अब देखिए हुआ क्या, इसके पीछे तो बहुत हिस्टोरिकल रीजंस हैं, क्योंकि आज़ादी के अभी तो 75 साल, मतलब अभी कितने डिकेड्स हमारे हुए हैं, और 2047 में जाकर के जब हम उस जगह पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, जब एक विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, तो उस समय से अब आप देखिए कि 1947 में आज़ादी मिली और अभी 2026 में हम आ चुके हैं। ठीक है, तो इन करीब करीब 70 प्लस कुछ ईयर्स जो हमारे हुए, उसमें अगर आप देखने जाएं तो एक जो हमारी लेगेसी थी, वो लेगेसी थी जिसमें हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी थे,
एक सोशलिस्टिक बायस के साथ इकोनॉमी को चला रहे थे और इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी मानी जाती थी, दुनिया के साथ, वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेटेड नहीं थी, ये सारी चीज़ें थी हमारी। तो उस समय हमने वो मॉडल एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव कम दिखाया और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी की तरफ दिखाया ज़्यादा। तो उसके वजह से जो हमारी रफ्तार जो थी डेवलपमेंट की वो स्लो रही, कैपिटल भी हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन 1990s के बाद अब हम अगर एक जंप देखें कि आता है और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि चलिए हम लिबरलाइज करेंगे पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में, फिर हमने प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया। तो अब 90 से लेकर के ही अगर आप भारत का इतिहास देखें तो ये तो मुश्किल से 30-35 साल की बात हुई जी। और 35 साल में अगर आप एक इकोनॉमी को खोल करके विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और फिर जो कि तीसरी बनने जा रही है बहुत ही जल्दी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है शायद, अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो ये अपने आप में एक मिरेकल से कम नहीं है जी। तो ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है, शोज द फैक्ट दैट वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव नॉट रियलाइज्ड आवर पोटेंशियल टू देयर फुलेस्ट। ये हमारी गलती है जी। और जब आप आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने नारा दिया कि मेक इन इंडिया, डिजाइन इंडिया, पहले मेक इन इंडिया की बात की, स्किल इंडिया की बात की, फिर डिजाइन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड की बात की, हाल के कुछ साल पहले उन्होंने 15 अगस्त को कहा था। तो अब डिजाइन को, स्किल को, मैन्युफैक्चरिंग को, ये सारे अलग अलग बिंदु दिखते हैं आपको, लेकिन इन सारे बिंदुओं को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जी। और जब आप कनेक्ट कर देंगे तब आप ब्रांड्स भी निर्माण कर सकेंगे, आप सर्विसेज को भी डिजाइन कर सकेंगे, सर्विसेज के भी ब्रांड्स खड़े कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स के भी ब्रांड खड़े कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में भी आप लीड ले सकते हैं, जो हमने करके दिखाया है। आज यूपीआई आपका भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है, अमूल अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है डेयरी सेक्टर में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप इंडस्ट्री में देखने जाएं तो वर्ल्ड की कुछ जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं आईटी के सेक्टर में, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, या इस किस्म से टेकेम हो, टेक महिंद्रा वगैरह वगैरह, जो ग्लोबली ऑपरेट कर रही हैं, तो ये तो अपने आप में सारे के सारे ब्रांड हो ही चुके हैं जी। हमें उनको और स्केल अप करना है और हमको और आइडेंटिफाई करना है कि विच आर द एरियाज वेयर वी हैव नॉट इंटरवीन्ड सो फार, उसको हम कैसे और स्ट्रेंथन करके, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। तो मेरा जो मंत्र है उसमें मैं कहता हूं कि डिजाइन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सो डिजाइन विल हैव टू गो अलोंग विद डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये तीन का इस किताब में भी मैंने जिक्र किया है कि जब तीन बिंदुओं को आप कनेक्ट करेंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा वो आपको विकसित भारत की तरफ लेकर के जाएगा। उसमें आपको डिजाइन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, इनोवेशन की भी जरूरत है जी। और इनोवेशन हर फील्ड में, किसी एक फील्ड में नहीं, वो साइंस के फील्ड में भी इनोवेशन होना चाहिए, बिजनेस के फील्ड में भी इनोवेशन होना चाहिए, प्रोसेस के फील्ड में भी इनोवेशन होना चाहिए, सर्विसेज कैसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके फील्ड में भी इनोवेशन होना चाहिए। तो ये जब मिलेंगे तो हम ब्रांड भी क्रिएट कर पाएंगे। और हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आज के समय में भारतीय ब्रांड इंटरनेशनली नोन नहीं है। भारत की फैशन इंडस्ट्री, भारत की अपैरल इंडस्ट्री, भारत के ऑर्नामेंट्स की इंडस्ट्री है ना, और उसके अलावा अब तो हाल के वर्षों में हम अपने ऑटोमोबाइल के लिए भी दुनिया में जाने जा रहे हैं जी। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फास्टेस्ट मूविंग ग्रोइंग इंडस्ट्री में से खड़ी हो गई, जिसका कि ग्लोबल आइडेंटिटी हो गया है। तो अब धीरे धीरे ये सारी चीजें बदलेंगी और हम और बेहतर करेंगे आने वाले दिनों में। तो 2047 में जो विकसित भारत का सपना है, मुझे लगता है कि अगर हम अपने बहुत सारे इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस जो हम अपने लिए अननेसेसरी खड़े कर लेते हैं वो नहीं खड़े करें और यूथ को एक सही डायरेक्शन दें इस देश के, कि वो फालतू की चीजों में अपना दिमाग ना लगा के, और ये जो पॉलिटिक्स और ये सब चीज जो उल्टी सीधी होती है इस देश में, उसके तरफ ध्यान न लगा के ज्यादा प्रोडक्टिव इसमें काम करने की कोशिश करें, तो बहुत संभावना है इस देश को आगे ले जाने की। ये आपने एक पॉइंट अच्छा क्लियर किया, क्योंकि हम हमेशा जो अपना मतलब टर्निंग पॉइंट कहते हैं वो 1947 को कहते हैं कि भाई हमारा तो स्टार्टिंग पॉइंट 1947 से 75 साल हो गए। लेकिन आपने ये जो समझाया कि
92 से हमको समझना चाहिए, क्योंकि 90 के उससे दशक पहले में तो हमने ग्लोबलाइजेशन की बात किया ही ही नहीं नहीं था, की। बात ही नहीं की थी तो उसकी। फिर उस एरा को हम अपने ब्रांडिंग और प्रोडक्टिविटी और बिजनेस से कर भी नहीं सकते, कंपेयर कर ही बिल्कुल नहीं नहीं, सकते, जब बिल्कुल हमने नहीं। इंक्लूजन ही नहीं किया आपने था। अपने हाथ बांधे हुए थे, पैर जी, बांधे हुए थे, तो गुंजाइश कहाँ थी? करते ही कैसे और थे। 36 साल के अंदर में आप विश्व के पटल पे दिखने लगे। सही बात है। और अब पूरी दुनिया, पूरा यूरोपियन यूनियन आकर के आपके साथ एफटीए करके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके जाता है। जी, अमेरिका लाख अपने खुराफात करने के बावजूद आपके टर्म्स पे तैयार होता है और डील करने को तैयार हो जाता है। आप दुनिया के सारे देशों के साथ आपका एक बाइलैटरल, मल्टीलैटरल किस्म का एग्रीमेंट होता चला जा रहा है, ट्रेड के, कॉमर्स के और साइंस टेक्नोलॉजी हर फील्ड में। जी, तो ये खुद दिखाता है कि पोटेंशियल कितनी ज्यादा है यहाँ। जी। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हम अंत की तरफ बढ़े इससे जी, पहले मैं जो है आपकी पुस्तक का जो अंतिम चैप्टर है जी, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, जी, क्योंकि आपने इसमें जो है पब्लिक पॉलिसी एंड डिज़ाइन चैप्टर नंबर जो 8 है, हम्म, पॉलिसीज फॉर द अमृत काल, जो अमृतकाल, ये आपने जी, लिखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वामी चलिए, विवेकानंद जी की बहुत बढ़िया। इसमें पहले ही हाँ, चैप्टर में वहां से तस्वीर शुरुआत हमने की जी थी। फोटो आती है। मैं ये चैप्टर इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि सर इसमें आपने जो है पहले चैप्टर में एक स्वामी जी का एक कोट लिखा है, पॉलिटिकल ग्रेटनेस और मिलिट्री पावर हैज नेवर बीन द मिशन ऑफ आवर रेस, but there is another mission that has been given to us, which is to conserve, to preserve, to accumulate all the spiritual energy of the race and let it put forth on the world. स्वामी तपस्यानंद जी का 1990 का है, ये स्वामी जी का लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगले चैप्टर में फिर आप स्वामी जी की एक बात कहते हैं कि to him the workshop, the farmyard, the laboratory are the true and fit scenes of meeting God with man as the door of a temple or the cell of a monk. कि केवल मंदिर और किसी भिक्षु के कक्ष में ही नहीं, आप अपने फार्म यार्ड में, आप अपनी बिल्कुल जहां भी आपकी जो कार्यस्थली है, जी, योर वर्क प्लेस इज योर टेम्पल। जी। तो स्वामी जी की आपने जो बात की वो एक हाई स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, और आप भी मतलब विश्व इस बात को मानता है कि उनके 1893 के स्पीच से पहले और इसके बाद का भारत भी एक अलग भारत हो गया। उन्होंने केवल अपने लिए वो स्पीच नहीं दी थी, वो भारत की स्पीच थी। तो भारत मतलब ऐसे हाई स्पिरिचुअल व्यक्तियों से भरा पड़ा है। बिल्कुल, बहुत और स्वामी जी ने जो भी बात कही, उन्होंने वो शायद भारत की पूरी स्पिरिट को लेके कहा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1893 से पहले उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, बिल्कुल, और अकेले एक कपड़ा और एक गीता लेकर घूम रहे थे। तो जो भी उनके विचारों में अभिव्यक्ति आई होगी, जो जैसे ही जो ये उन्होंने बात कही है कि मतलब पावर हमारा हमेशा मोटिव नहीं रहा है, तो शायद वो पूरे भारत को समझने के बाद ही उन्होंने ये बात कही होगी। तो वो भारत की स्पिरिट को समझते थे, इसलिए कहा होगा। लेकिन आज की दृश्य में जब सर हम बात करते हैं, बाहर देखते हैं, तो हम अब इस वक्त जो है आज के समय में आम जनता जो है वो बहुत मतलब स्पिरिचुअली इतना इंक्लिनेशन नहीं दिखाई देता है। हम अगर कोई बंदिश ना हो या किसी तरीके की मॉनिटरिंग ना हो तो हम रूल्स तोड़ने में गुरेज नहीं करते, तोड़ लेते हैं। ब्राइब जैसे आप शुरू में ही कह रहे थे कि वो एक कड़वा सत्य है हमारे सिस्टम का, वो नहीं है। और मतलब इसी को हम स्व मर्यादा कहते हैं। हम हमारे पूरी स्पिरिचुअलिटी में स्व मर्यादा आती है, ये अब आज के समय में ये लॉस्ट है। तो ये क्या डिजाइन का या हमारे समाज के डिजाइन का प्रॉब्लम, मतलब ये इस डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेड है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब चैप्टर पढ़ा तो स्वामी जी आ गए, फिर वो ये सारी बातें आ गई कि अब नहीं दिखती वो स्पिरिचुअलिटी। तो देखिए, ये हमारे जो स्पिरिचुअल जो आइकन्स रहे हैं, जो लीडर्स रहे हैं, लीडिंग लाइट्स जो रहे, तो उन्होंने डायरेक्शन तो दिया समाज को, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे समाज पे असर नहीं हुआ। आज भी हम स्वामी जी को याद करते हैं, विवेकानंद जी आज भी हमारे आदर्श हैं, मान के चलते हैं, और खास करके यूथ के लिए तो बहुत बड़े आइकन हैं आज भी। और समाज में अगर सही मायने में देखने जाएं आप, तो हर व्यक्ति वैसा नहीं होता है जैसा कि हम आमतौर पे धारणा बना लेते हैं कि ये गलत ही होगा, गलत करना चाह रहा होगा। शायद उसको सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है।
तो मुझे लगता है कि उसमें स्पिरिचुअलिटी का भी एक रोल है कि हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको विद देयर, व्यक्ति की तो आयु बहुत कम होती है, आप बहुत ज़्यादा जाएंगे तो 90 साल जाएंगे, 95 साल जाएंगे, ऐसे ही होगा। और उसमें भी आपकी एक्टिव लाइफ जो होगी वो 20-25 साल की ही एक्टिव लाइफ होगी, उसके बाद शुरू का स्ट्रगल होगा और बाद का बुढ़ापा होगा। तो 20-25 साल ही आपकी, 30 साल रखिए कि आपकी एक्टिव लाइफ होगी। उस 30 साल की एक्टिव लाइफ में आप क्या कुछ कर पाते हैं? अब सवाल ये है कि आप कितना जिंदा रहते हैं, कितनी लंबी आयु पाते हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उस छोटी सी आयु में आप क्या कुछ कर जाते हैं समाज के लिए, बहुत मैटर करता है जी। तो स्वामी जी ने यही दिखाया कि बहुत कम आयु में ही उनका देहांत हुआ, लेकिन उन्होंने समाज को जो दिशा दे दी वो आज तक हम याद करते हैं। अभी हमारे रोल मॉडल्स बदल गए हैं, हमारे आइकन्स बदल गए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार किस्म के रोल मॉडल्स हमारे सामने हैं या बेकार किस्म के आइकन्स, ऐसी बात नहीं है। आज की जो हमारी कॉन्टेम्प्रेरी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, अब आप उसको समझिए कि साइंस के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो सॉरी, इनोवेशन के फील्ड में हो, ऐसे बहुत सारी चीज में, आर्ट के फील्ड में हो, कल्चर के फील्ड में हो, तो हर जगह आप देखेंगे कि एक से एक विलक्षण लोग पैदा हो रहे हैं जी। यूथ के बीच में भी वो आ रहे हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तो वो समाज को दिशा तो दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं पे थोड़ा सा चैनलाइज करना है, हमको फोकस करना है, हमको ये बताने की जरूरत है कि what actually you want to achieve in the days to come and what kind of society do you want to build। मुझे लगता है कि इस इंटेंट को, इस पर्पस को हमको एस्टैब्लिश करने की जरूरत है समाज में। डू यू रियली वांट टू बिकम द वे वेस्टर्न वर्ल्ड हैज बिकम, क्योंकि वो एक अनसस्टेनेबल सोसाइटी बनता चला जा रहा है, डिस्पाइट ऑल द ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ तो उनके हो रहे हैं, लेकिन उनके कल्चरल, स्पिरिचुअल, ये सारे पैरामीटर्स पे आप देखेंगे तो ग्रोथ नेगेटिव डायरेक्शन में है उनका जी। हम आज भी इन सब चीज़ों को, आज भी अगर आप मंदिरों में जाएं, धर्म स्थलों पे जाएं, कुंभ में जाएं, ऐसे आयोजन पे जाएं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां पे यूथ नहीं जा रहा है? सर अब तो सिचुएशन ही बदल गई है अब तो यूथ है, इंक्लाइंड है। मुझे लगता है कि उसको सही रोल मॉडल अगर मिल जाए हर फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, आर्ट में, एस्थेटिक्स में, वो फॉलो करेगा। सही बात है। तो हमको सही आइकन्स तराशने की और प्रेजेंट करने की जरूरत है सोसाइटी को। वो अपने आप में एक दूसरे किस्म की डिजाइन है, एक सोशल डिजाइन है, जिसके बारे में जो हमारे थॉट लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, क्लास है, सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। और जिस किस्म का कल्चर, हम पॉलिटिकल कल्चर ही कंट्री में खड़ा करते चले जा रहे हैं, मुझे देख के, किसी को भी देख के बहुत अफसोस होता है जी। पार्लियामेंट में हम चर्चा नहीं कर पाते जी। हमारे सारे सेशंस वॉश आउट हो रहे हैं, टैक्स पेयर का पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है लोगों के ईगो के क्लैश में। सही बात। तो ऐसे तो वो तो जगह इसलिए बनी है कि सरकार नीति लाए, समाज के समस्याओं पे डिस्कशन हो, और डिस्कशन करने के बाद जो नीतियां बने उस पर प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद वो एक अच्छी सी नीति समाज में बन के पॉलिसी वहां से जाए, मौका नहीं मिलता है। सही बात। तो ये सब देख के एक ये पहलू भी है, और दूसरे साइड जो है वो बड़ा पॉजिटिव पहलू भी है। तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी वील हैव टू थिंक टुगेदर। बिल्कुल। हम जब भी कोई बात करते हैं तो ऐसा तो होता है कि अभी करंट पिछले 4-5 साल में या 2-3 साल में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे यूथ की, तो अभी मुझे याद आया कि अभी ये जो माघी पूर्णिमा का समय आया था, बसंत पंचमी आई थी, तो इसमें लोग अखबार में, न्यूज में आ रहा था कि अयोध्या काशी में भूलकर भी मत चलेगा ना, तिल रखने की जगह नहीं है, क्योंकि वहां पे यूथ है, और वो कोई मतलब बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन्स नहीं, यूथ है वहां पे। और भजन कॉन्सर्ट्स, ये तो भजन कॉन्सर्ट अब ये बिल्कुल अब ये नया एक शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब लोगों का रुझान है, आपको दिशा देनी पड़ेगी उसको जी। और संभावनाएं तो सबसे ज्यादा अगर कहीं विश्व में है तो मुझे लगता है कि भारत में ही संभावना है। तो विश्व गुरु की जो हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो वही है, उसमें एक सेंस ऑफ एरोगेंस नहीं है, एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी है। और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये हमारा जो मूल मंत्र है
मुझे लगता है कि शायद इसको समझाने की ज़रूरत है, और समझाने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जी, बिल्कुल। फिर रास्ता निकलेगा। तो सर अंत में एक प्रश्न है, जी। 20 साल बाद एक आम भारतीय का जीवन कैसा दिखेगा? जैसे आपने डिज़ाइन थिंकिंग में इसमें अमृतकाल की बात की है और आपने पूरा एक डिज़ाइन का एक पूरा विज़न क्रिएट किया है। तो क्या अमृतकाल एक स्वाभाविक परिणाम है या ये इस बात पर टिके रहेगा कि हम अपने सिस्टम्स को समय रहते हुए रीडिज़ाइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? और आप 20 साल के बाद का एक आम भारतीय कैसा देखते हैं? देखिए, भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, जी। क्योंकि आपकी भविष्यवाणी और दुनिया जिस किस्म से, जिस अनसर्टेनिटी की फेज से गुजर रही है, उसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप सिर्फ अमृतकाल की बात करें तो अमृतकाल वास्तव में कोई कालखंड में, हमारे पंचांग में, हमारे कैलेंडर में कोई ऐसा कालखंड नहीं जिस दिन अमृत की वर्षा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक एस्पिरेशन है कि शायद वो स्टेज आ जाए कि भारत अपने सबसे सुखद दिनों के अंदर में उसका प्रवेश हो जाए। तो अगर जब तक हम एस्पिरेशन नहीं रखेंगे, जब तक हम एस्पायर नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। तो मुझे लगता है किसी भी सोसाइटी के लिए उसका एस्पिरेशंस जो होता है, उसके एस्पिरेशन जो होते हैं और सही एस्पिरेशन जो होते हैं, वो बहुत जरूरी हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे आज के एस्पिरेशंस क्या हैं और उन एस्पिरेशंस की दिशा, दशा, डायरेक्शन, पॉजिटिविटी और उसके लिए कमिटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। और जो जिस अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से एक भारतीय होने के नाते अंदर से मेरी भी बहुत इच्छा है कि जितने स्ट्रगल्स को हमने देखा है, तो अब आने वाला समाज जो हो, आज से 20 साल के बाद जो समाज हो देश का, वो हर प्रकार से एक उसका बड़ा बैलेंस्ड लाइफ हो, एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। तो ये तो एक भारतीय होने के नाते मेरी भी कामना है। लेकिन वो जीवन क्या सिर्फ भौतिक उपलब्धियों के माध्यम से होगा, या उसके साथ हमारा जो अपना कल्चर है कि हम भौतिक को स्पिरिचुअल के साथ भी जोड़ते हैं, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों को साथ में लेके चलते हैं। मुझे लगता है दुनिया का कोई देश शायद इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड का तो बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्योंकि उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट है। हमारे लिए डेवलपमेंट का मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट है, जिसमें मटेरियल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और कल्चरल, सोशल सारे डेवलपमेंट को हम एक साथ इकट्ठा करके तभी हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंट कंप्लीट है। तो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है सोसाइटी का, होना भी नहीं चाहिए। 2047 में जिस अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं, या तो ऐसा नहीं कि 2047 में होगा, 48 में नहीं होगा या 50 में नहीं होगा। जब शुरू होगा तो चलेगा वो कुछ दिनों तक। तो उसमें जब हम प्रवेश करें तो इस नए कमिटमेंट के साथ, नई दिशा के साथ और नए एक विश्वास के साथ प्रवेश करें कि आने वाले दिन हमारे सुखद होंगे, बेहतर होंगे और हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को अपने देश में दे सकेंगे और विश्व को एक डायरेक्शन दे सकेंगे, एक रोल मॉडल की तरह खड़े हो सकेंगे दुनिया के लिए कि देखिए हम किस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं। आपको इसमें जो अच्छा लगे, आपका स्वागत है। जी। तो अंत में सर हम अपने इस पॉडकास्ट की का अंत जो है वो एक मैसेज से करते हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आपके स्टूडेंट्स, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, पॉलिसी मेकर्स, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि जब भारत, जो आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं 2047 में, जो उसके निर्माण में उनकी वास्तविक भूमिका क्या रहेगी? क्या वो एक उसके फल को चखने वाले या उसका फल का स्वाद लेने वाले होंगे, या वो कहीं न कहीं अपने भीतर से एक इनर ओरिएंटेशन विकसित करके उसका एक हिस्सा बन सकते हैं, या उसका वो हिस्सा किस तरीके से बन सकते हैं? तो आप देखिए, अब मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज की दोनों धाराएं होती हैं। एक धारा है जिससे हम कुछ लेते हैं और एक धारा होती है जिसमें हम कुछ देते हैं। हमने समाज से क्या कुछ लिया वो भी हमको देखना पड़ेगा, और समाज ने हमको क्या कुछ दिया उसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन हम अपने पीछे कैसा समाज छोड़ के जाना चाहते हैं, ये हर एक भारतीय का एक उसके बारे में एक विचार होना चाहिए कि आप किस किस्म के समाज को देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा तो एक्टिव लाइफ बहुत छोटा होता है,
आने वाली जो पीढ़ी होती है फिर उसके लिए हम कुछ छोड़ के जाते हैं। अब रही बात कि हम अपनी तरफ से देश ने हमको क्या दिया नहीं दिया, समाज ने क्या दिया नहीं दिया, इसके बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो शायद हम ये निश्चय नहीं कर पाएंगे कि हम क्या करें समाज के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आके हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी अपनी क्षमता क्या है और उस क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर विकास हम किस प्रकार कर सकते हैं, और वो हमारे समाज के नवनिर्माण में, उसके रिक्रिएशन में, रिकंस्ट्रक्शन में किस किस्म की भूमिका निभा सकता है। ये हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल कमिटमेंट होना चाहिए। तो एक कमिटमेंट टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर ओन वेल बीइंग, अनदर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर फैमिली, एंड योर फाइनल कमिटमेंट शुड बी टुवर्ड्स योर नेशन एंड योर सोसाइटी। तो ये 3 कमिटमेंट की बात हम करें, अपने बारे में कमिटमेंट करें, अपने परिवार के बारे में कमिटमेंट करें और अपने समाज और देश के बारे में कमिटमेंट करें, और वो आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से ही आपका कमिटमेंट होगा। उसको के बारे में विचार करें और बेहतर से बेहतर काम करें, यही संदेश हो सकता है। बहुत सुंदर तरीके से कहा है सर आपने। इसे 3 शब्दों में कहें तो स्वधर्म, सामाजिक धर्म और राष्ट्र धर्म। बिल्कुल राष्ट्र धर्म, तीनों का पालन करना है हमको। जी हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे भक्स.com के भक्स बुक्स में आपकी बुक के बारे में चर्चा करने के बारे में। मुझे लगता है कि ये एक इतनी विस्तृत पुस्तक है कि इस पे हम बात करते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी भी मुझे लग रहा है शायद 1.5-2 घंटे से हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी छुआ नहीं हमने बहुत कम टॉपिक्स पे बात की है और ये पूरे भारत के पुनरुत्थान, जैसे इस किताब का नाम है रीसर्जन, भारत के डिज़ाइन के बारे में है। तो बहुत सारे पहलू ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे। मुझे लगता है हम फिर कभी किसी समय में बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।